कल जो मैंने काम दिया था कि किसने किया? किसी से हुआ? नगीना, काजल? क्या हुआ? हाँ सर, दिया। कर लिया? क्या क्या किया बताओ। सर आपने बोला था ना कि मतलब पुराने मतलब 2023 के एम्बू लगाने हैं, कॉम्प्रिहेंशन वो लगाए थे। और जो कितने सही हुए? आपने हाँ जैनिज्म बुद्धिज्म बोला था, और जो आपने पीडीएफ सेंड की थी वो भी मतलब पूरी कर ली, और पॉलिटी का बोला था वो भी कर लिया सारा काम। सी सेट कौन करेगा? सर सर सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन कर तो लिया, मैथ का भी कुछ काम दिया था मैंने। मैथ का भी दिया सर, ऐसे इतना टाइम ही नहीं मिल पाया को। अच्छा, कंपैरिजन कितने सही हुए? सर मेरे 22 सही हुए। अच्छा ठीक है। कितना टाइम लगा? हाँ कम से कम मेरे को लग गए थे, आधा घंटा तो लग ही गया था। अच्छा। और मैंने सिर्फ पूरे किए थे 27, मैंने 25 ही किए। अच्छा ठीक है। नगीना, अमित, पूजा? हाँ सर, मैंने मैथ वाली सर की है, मैथ और रीजनिंग 1 by 1 क्वेश्चन की है सर। और अभी मैंने ये नहीं किया, पैसेज वाला काम नहीं किया है, क्योंकि पैसेज वाला मैंने ऑलरेडी पहले भी किया था सर, तो पैसेज वाला नहीं किया। मैथ रीजनिंग वाला मेरा छूट रहा था, तो मैथ रीजनिंग वाला वो मैंने कर रहा हूँ। और इधर याद करने वाले फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये इसके नोट्स जो है ना वो मैं पढ़ रहा हूँ अभी। ठीक है। पूजा, पूजा? तो अमित कौन कंपैरिजन कौन करेगा? कंपैरिजन करना चाहिए था ना, कि तो उससे क्या मतलब है? कंप्रीहेंशन किया सर, मेरा कंप्रीहेंशन केवल 4 सालों का बाकी है सर, 5 सालों का। उससे मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला, जो काम करो। तुमने क्या किया पहले? डजंट मैटर। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ सर, 3-4 दिन पहले। व्हाई यू गिव मी आर्गुमेंट? तो मुझे आर्गुमेंट क्यों दे रहे हो? जब मैंने काम बोला तो करना है ना। इफ यू नॉट फॉलो माई ऑर्डर देन वाई? फिर मुझे मत बोलना फिर रिजल्ट क्या रहेगा। अब अपनी चलाते रहो। जब मैं पूछ रहा हूँ यस या नो, देन वाई यू एक्सप्लेन मी? पैसेज मैंने नहीं किए हैं, पैसेज में तो क्यों नहीं किए? करने चाहिए ना। नगीना? हाँ सर। आपने क्या क्या किया, क्या नहीं किया? मेरा पैसेज हो गया 2023 वाला। कितने से? और पॉलिटी वाला काम सर 19 ही सही हुए हैं, बाकी के गलत हो गए सारे। ठीक है। हाँ, और पॉलिटी का? और पॉलिटी वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है। वो बुद्धिज्म और जैनिज्म हिस्ट्री वाला रह गया है, सी सेट भी कंप्लीट हो गया। मतलब कंप्लीट नहीं, आज जितना होना चाहिए था उतने क्वेश्चन हुए हैं, औसत वाले, एवरेज वाले। अच्छा। नहीं, जो मैंने ये एनसीईआरटी चैप्टर दिया था वो किया, जो संख्याओं के साथ खेलने वाला? सर मैंने कल ये किया था बहुत अच्छे से, वापस से रिपीट नहीं किया। ठीक है। तो फिर मैंने जो यूपीएससी क्वेश्चन बोले थे वो बनाए थे? पैसेज वाले तो नो, मैंने वो भी बोला था, संख्याओं के साथ खेलने वाले। याद करो। सर एनसीईआरटी वाले तो कंप्लीट लगाए थे मैंने कल। और जो फाइल में आपने भेजे थे ना, जो बनाए थे, आके भेजे थे नंबर सिस्टम वाली में, वो मैंने 1 से लेके कंप्लीट किए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं कल का और दिन दे रहा हूँ। अगर ऐसे इनकम्प्लीट रहेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई वो क्वेश्चन ऐसे वो आएंगे ही। सर टाइम भी तो नहीं मिल पाया, इतना ही मिल पाया जो भी है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, तो कल का टाइम दे रहा हूँ ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल कंप्लीट मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा डायरेक्ट। एक बार देखो, मैं ये कर रहा हूँ
मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे पता है तुम लोग झूठी बोल सकते हो, तो आई विल। सारे क्वेश्चन बना लिए ना? नहीं, मैं बना रहा हूँ धीरे-धीरे। धीरे क्या, कल कंप्लीट होना चाहिए। इतनी जल्दी मेरे से नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं आगे टास्क तभी दूंगा जब तुम्हारे लोगों की टास्क कंप्लीट होगी, क्योंकि वो टास्क ऑलरेडी ऐसी है कि वो कंप्लीट होनी चाहिए। सचिन तुम्हारा क्या हुआ, तुमने किया था? सचिन चलो ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं कंप्रेंशन 2011। और मैं पहले बता रहा हूँ, उधर से करते रहो, 2023, 22, 21 ऐसे करते रहो। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो नहीं करोगे फिर मैं आगे काम नहीं दूंगा, ये चीज़ रख लेना। हाँ सचिन, काम जो किया आपने कंप्रेंशन, और मैंने कल जो काम दिए थे वो। क्लास ही नहीं की, शाबाश बहादुर। आज कैसी क्लास में आ गए फिर? आज परमात्मा कहाँ से जाग उठा। चलो ठीक है, अब जो भी है। ठीक है, तो शांतिपूर्वक 3 घंटे का 3 घंटा भी लग सकता है इस क्लास में, तो रेडी हो जाओ। अब टाइम बढ़ाने से क्या होगा, मेरे करने से क्या होगा पेपर। तुम लोग खुद से तो करोगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान से समझना मैं कैसे कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर ये नंबर सिस्टम वाले में ना, एक क्वेश्चन जो मैंने कल भेजा था ना आपको, हाँ, जब मैं कर रही थी तब भेजा था, उसमें मेरे को बस इतना कंफ्यूजन हो रहा है। 3 संख्या उसने सम दी है, 2 संख्या विषम दी है, और ये पता है कि एक संख्या सम होने पर, एक विषम होने पर विषम ही आ रहा है आंसर। याद, मैंने एक ट्रिक वाले वो मेरे नोट्स, शॉर्ट नोट्स भेजे थे, मैंने याद है, वो देखना जाके, उसमें सारे है। आप उसमें देखोगे ना, तो सम को सम से जोड़ोगे तो सम ही आता है। ठीक है, चाहे वो 3 बार जोड़ो, 4 बार जोड़ो, 5 बार जोड़ो। विषम को अगर आप विषम में जोड़ोगे तब भी सम आता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा उसमें, एक बार पहले नोट्स पढ़ना जाके, वो हो जाएगा क्वेश्चन। और ऐसा नहीं मैंने 2-2 तरीके उसमें यही लिखा है, बट इसमें है ना 2 बार 3 संख्या तो जोड़ने के लिए कह रहा है, सम संख्याओं को जोड़ो, और एक संख्या है उसको माइनस करने के लिए बोल रहा है। 2 संख्या है, माइनस से फर्क नहीं पड़ता, वो देखना, वो मैंने है ना उस पीडीएफ में नोट्स भी भेजे थे, एक बार जाके नोट्स देखना, समझ में आ जाएगा। मैं बता रही हूँ ना सर, उस नोट्स में इतना लिखा है कि सम प्लस करेंगे। अरे भाई तो बात सुनो ना, सुनो, 3 बार कर लो। देखो ध्यान समझो, जैसे मान लो 1 + 3 जोड़ा तब भी 4 आया, 1 + 3 प्लस अगर मैं 5 जोड़ूँ तब भी तो सम ही आएगा ना। वो लिखा वहाँ 2 बार ही है, पर इसका मतलब तुम कितनी भी बार जोड़ लो, फर्क कुछ ही नहीं पड़ता है। ये चीज याद रखना। यही कंफ्यूजन हो रहा था बस। नहीं तो लगवा के देख लेना चाहिए था ना, उसमें क्या है, आप जोड़ के देख लो, तो जितनी बार जोड़े जाओगे उतना ही आता जाएगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ बोलो पूजा। सर। हाँ बोलो। सर मैंने कंप्रीहेंशन किया था तो 19 तो सही हुआ। उसके बाद सर मेरा पॉलिटी बचा हुआ है, और हिस्ट्री तो कर लियो, पॉलिटी अभी क्लास के बाद कर लूंगी। 125 पॉलिटी। ठीक है, कोई नहीं पूजा, कंप्रीहेंशन किया था 2023 वाला? जी सर। ठीक है, तो कितने, हाँ तो लाओ तुम बोला। ठीक है, तो 2023 वाला कितने नंबर, कितने क्वेश्चन सही हुए थे तुम्हारे? सर मेरा 19 सही हुआ था। 19 सही हुआ था, ठीक है। सब ये डायरी बना के रखोगे यार। मैं तुम लोग, फिर मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सीक्वेंस ऑर्डर नहीं चलते। मैंने उस टाइम भी बोला था, तुम लोग कहीं भी, मुझे आज तक कभी वो नहीं दी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो, जब तक ऐसे नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब देखो, मैं कुछ बातें समझा रहा हूँ, फिर मैं बार बता रहा हूँ। जो डेली वो वर्क दिया जा रहा है उसमें चाहे टाइम इन द सेंस कि देखो, वो जो कल दिए थे, जैसे मान लो कि हिस्ट्री का था, लगभग हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन वो आएंगे, कंफर्म है। ठीक है, इधर पॉलिटी का दिया हूँ, मिनिमम से मिनिमम 5 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन तो मान लो कि तुम्हारे पक्के हो रहे हैं वहाँ से, तो वो अच्छे से करो। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये टॉपिक छाट के अपन को करना है। ठीक है, उसके बाद में कंप्रेंशन आज से शुरू हो ही चुका, आप उधर 2023 से करते रहो। ठीक है, आज जब मैं कुछ ट्रिक बता दूंगा तो और सही होने लग जाएंगे। ठीक है, वो फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात, ये तो कंप्रेंशन हो गया। रीजनिंग मैथ में जो मैं मैथ के चैप्टर बताते जा रहा हूँ एनसीईआरटी में, ठीक है, और साथ ही साथ मैं पीडीएफ भेज ही रहा हूँ, तो वो टॉपिक वाइज चलते जाएगा, इधर ऐसे चलते जाएगा। ठीक है,
और रही बात, देखो 15 दिन बढ़े हैं, पर मैं फिर बता रहा हूँ मेंस के टाइम कम हो गया। मेंस में ये मान के चलो 20 दिन कम हो गए हैं, तो नुकसान ही है वो एक तरीके से। तो ठीक है, पर जो भी है, पर अब ये है कि पीटी निकलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अब पीटी निकलना ही चाहिए, क्योंकि 20 दिन अपने पास एक्स्ट्रा मिले हैं। तो 20 दिन मेरा मानना है कि अब प्लानिंग इस तरीके से करो। और हाँ, एक मैं बुक बता रहा हूँ, पहले ध्यान से समझ लेना। स्पेक्ट्रम की एक बुक आई है PYQ को लेके, UPSC PYQ को लेके। ये मोर देन अच्छी है, दृष्टि वाली से तो लाख गुना अच्छी है। ठीक है, और ये जो धर्मेंद्र जाखड़ है उससे भी अच्छी है। रीज़न ये है कि आपको ना R&D करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस बुक में मैं लाया हूँ, कल परसों लाया था। ठीक है, तो वो ले लेना, आपको R&D करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने ऑप्शन पे भी R&D किया है, मतलब जैसे मान लो जो ऑप्शन गलत है तो उन्होंने बताया कि इसमें क्या है। जैसे याद करो, जैसे एक क्वेश्चन आया था, उसमें कपास के बारे में आंसर था 2020 वाला, तो उसके जो अदर जो है जैसे चावल है उसकी भी विशेषताएं दी हुई है। और अपन जानते हैं कि UPSC ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, सब लोग ये बुक खरीद लेना। स्पेक्ट्रम की है, PYQ हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, हिंदी वाला ले लेना। ठीक है उसका, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया है उसमें। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, ध्यान से समझ लो। अभी जैसे अपना टॉपिक वाइज तो चल ही रहा है, ठीक है, साथ ही साथ वो PYQ आप पढ़ ही रहे होगे। ठीक है, उस बुक में से पढ़ोगे तो ये है कि आपको और ज़्यादा मतलब वो रिचनेस मिलेगी उससे। ठीक है, तो आपका बर्डन थोड़ा कम होगा, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये बुक ले लेना और इसको जितनी बार पढ़ सको, क्योंकि 50-60 के जो मैं पहले बार बोल रहा हूँ कि PYQ से ही आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जैसे हिस्ट्री के जैसे, रुक जाओ, फोटो शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ, वो फ़ोटो मैं शेयर कर दूंगा एक बार। जैसे मैं अभी कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। रिद्धि पूरा कंप्लीट हो गया था ये पहले वाला अपना, यहाँ 2010 तक तो कंप्लीट हो गया था करंट अफेयर सब। ठीक है, तो ये फाइलें मैंने ऑलरेडी भेजी हुई भी है ग्रुप में। ठीक है, तो ये चीज़ कंप्लीट है ना ये। ठीक है, तो ये 1995 से क्वेश्चन कर लेना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, पॉलिटी के इनके तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये यहीं से रिपीट होंगे डायरेक्ट। पॉलिटी में तो इतना भी कर लोगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो एक एक जो, और फिर वो बुक कर लो बस। इन क्वेश्चनों के तो आपको आंसर भी पता होंगे ना, ओनली जस्ट आंसर, तो उससे भी काम चल जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है नहीं, पर हाँ जहाँ सही गलत हो वो थोड़ा एक बार देख लेना। तो इन क्वेश्चनों में ज़्यादा नहीं करना, 2010 तक कोई ज़्यादा काम नहीं करना। 11 से लेके उस बुक में ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ यार, जैसे ये देखो ये क्वेश्चन है अभी 2019 में रिपीट हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ यार कोई रिपीट होगा, पर इसके बारे में ऑप्शन में देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डायरेक्ट रिपीट हुआ 2014 या 15 में, ये वाला सेम क्वेश्चन अभी सोचो उस टाइम के दौर के आए हुए क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर देखना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप देखोगे, अब की बारी आया था, देखो 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सारे मैं PDF में भेज रहा हूँ, एक बार और दोबारा मैं भेज दूँगा। तो ये 2010 तक तो कंप्लीट है ये। ठीक है, मैं जब एक बार ऐसे तो दो अपन पेपर वाइज करेंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट वाइज अगर टाइम मिला अपने को, अगर है अपने पास, अगर 15-20 दिन बढ़े हैं, तो एक बार मैं क्या करूँगा लास्ट में, जैसे एक बार ट्रिक वाइज तो करवा दूंगा 2011 से लेकर 23 तक। फिर इसके बाद में 1995 से लेके 2023 तक एक बार फिर सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करवा दूँ। तो मैं रिद्धि से बोला भी हूँ कि वो दोबारा सब्जेक्ट वाइज तैयार कर देगी पूरा, तो एक आपका एक वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है रिपीट हुआ था, देखो मैत्रेय के बारे में पूछा था 2018 में क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये इसके बारे में पूछा था, पद्म पाणी के बारे में पूछा था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि रिपीट होंगे ये क्वेश्चन, मैं बार बार फिर मैं बता रहा हूँ, तो इनको अच्छे से कर लेना इन क्वेश्चनों को। तो ये मैं PDF दे दूंगा, अभी आप अपनी तरफ से करते हैं। देखो अशोका के बारे में पूछा था, इनके तो मैं फिर बता रहा हूँ, अशोका की जो शिलालेख है सारे याद होने चाहिए, कहाँ पे है एक तो मैप में लोकेट कर लेना। ठीक है, वो चीज़ याद रखना। 13 शिलालेख का है मेरे पास PDF। अच्छा, ठीक है, तो 13 शिलालेख वाला जो भेज देना एक बार, जो भी है सबके पास होगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारी ये PDF मैं भेजूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, कर लेना। इन क्वेश्चनों को तो आंसर जानना, जो गलत है वो उसको सही कर लेना बस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। भैया जब
ठीक है। तो ये पेपर मैं फिर 12 बता रहा हूँ, मैं ये पीडीएफ भेजूंगा सारी। तो 1995 से लेकर 2010 तक ये क्वेश्चन सारे कर लेना। उसके बाद में जो है 2011 से वो जो बुक मैंने बता दी स्पेक्ट्रम वाली, वो बुक ले लेना, ठीक है। तो उसका रिसर्च ज़्यादा अच्छा है। वो दे दे एक पेपर उनको वहाँ से। आपके पास है पी वाई क्यू? 11 और सीसेट वाला दे देना इसमें 60 के। सीसेट वाला उधर है, वो उधर रखी हुआ है उसके एक। मैं दे दूँ इसमें से अपना? तुम्हारा कहाँ फिर? मैं ऑनलाइन ले लूँगा। ला रहा वो पड़ा ही होगा। पीवाई तो आपने लगाई है पहले? आपने लगाई पीवाई को? सीसेट नहीं लगी? सब अपना हार्ड कॉपी लेके बैठोगे, ठीक है? नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर ऐसे क्लास करने का। मैं पहले बता रहा हूँ, हार्ड कॉपी लेके बैठना तभी फ़ायदा है। और दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, देखो कंप्रेंशन का मैं करवा रहा हूँ तो एक पहले चीज़ मैं कुछ बता रहा हूँ, मेंस का सिलेबस याद होना चाहिए, क्योंकि मेंस की जो की टर्मिनोलॉजी होती है वो हमेशा सही होती है, चाहे जीएस में हो चाहे सीसेट में हो। जैसे समावेशी संवर्धी है तो ये चीज़ याद रखना, मोस्टली इस टाइप का सही रहता है। तो वो मैं पहले बता रहा हूँ, तो सिलेबस ये लिख लो अभी ये चीज़ें। क्या लिखना है? ये बताओ किसने, मैंने जब उस टाइम टाइम दिया था 2011 से लेकर 2022 तक करने का, तो किस किस ने इसका आंसर खोजे थे पैसेज में? कोई है ऐसा धुरंधर जिसने खोजा था? क्या आंसर, इसके आंसर खोजने वाली बात खोजे थे आपने? सारे किए थे 2011 से लेकर 2022 तक? वो तो याद नहीं, लेकिन मैंने किए जरूर थे। अच्छा चलो ठीक है। आपने बोला था कि पढ़ पढ़ के करने के लिए। हाँ तो किए ही हैं। अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं पूछूंगा सबसे। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इनको ज्वाइन को करवाओ फिर। एक आप भैया का नंबर लो, एक बार ऐड करो। तो तुम लिंक भेजो ना, उससे हो जाएगा बिना नंबर ज्वाइन करे? हाँ हो जाएगा, लिंक ज्वाइन करो तो लिंक भेजो इनका। आपको व्हाट्सएप पे लिंक दिया, उसे ज्वाइन करो। यहाँ से बंद करो, ऊपर से बंद करो, अनम्यूट कर लो। ठीक है शुरू करें। चलो ठीक है, तो देखो पैसेज का मैं फिर बता रहा हूँ, मिनिमम 26 से लेके 30 तक भी आए हुए हैं, तो ये कंप्रेंशन आते हैं, ठीक है। अब बात होती है कि पैसेज अपने को लगभग सीसेट में पास होने के लिए 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो एक अप्रोच तो ये होती है कि सबसे बेस्ट कि इसको पढ़ के करने वाली, तो पढ़ने वाली अप्रोच में फिर बता रहा हूँ 1.5 घंटा टाइम लेता है। 1.5 घंटे में भी फिर एक्यूरेसी आई या ना आई इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। ये उन लोगों का अच्छा होता है कंप्रेंशन जो मान लो कि आर्टिकल्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के, तो उनका अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा एक अप्रोच है। तो आप मैं फिर बता रहा हूँ अभी क्या करोगे, जैसे 2011 से लेके 2023 से जो भी कंप्रेंशन आया है तो उसका थीम लिख लो। जैसे मान लो कि ये पॉलिटी का है, ठीक है, ऐसे इकोनॉमी का हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का हो गया। फिर जिस भी पैसेज में आपको थोड़ा टफनेस नज़र आ रही है कि समझ नहीं आ रहा है, तो उस सब्जेक्ट की रीडिंग थोड़ा अच्छा बढ़ाओ।
जैसे मान लो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी जाके आप जैसे पीटी के लिए पढ़ोगे तो उसको अच्छे से रिवाइज करो। इकोनॉमी वाले मान लो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो इकोनॉमी के जो बेसिक्स है आप अच्छे से क्लियर करो, तो वो दिक्कत आती है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। एक तो ये होता अप्रोच होती है कि आप पढ़ के थोड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ जिनका रीजनिंग मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है तो कंप्रेंशन पे ज़्यादा टिके भी नहीं रहना है, 20 क्वेश्चन तो इधर से करने ही है, मैं फिर कल वो बता ही दिया था सारा, ठीक है। कंप्रेंशन में मेरा ये मानना है कि जैसे 27 आते हैं ना तो 27 में से 18 से लेके 20 ईजी होते हैं, वो डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, अपन देखेंगे भी इधर क्वेश्चन से पढ़ के आंसर आ जाएंगे। पर ये मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको कंप्रेंशन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, पर वो मैं बताऊँगा कि पूरा कंप्रेंशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन पैसेज में पढ़ने की जो ज़रूरत पड़ेगी वो ट्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो वो मैं बताऊंगा कि कौन से पैसेज में ज़रूरत पड़ेगी कौन से में नहीं पड़ेगी, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, जो अपन स्टार्टिंग से अप्रोच लेके चलेंगे वो यही अप्रोच लेके चलेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में जितना कट सकता है कोई वर्ड, ठीक है, कटेगा, उसके बाद मतलब इसको रिड्यूस टेक्निक बोलते हैं, ठीक है, आंसर तक पहुंचने का तरीका। तो एक तो मैंने जब अपन एनालाइज किया था, जो मैं कल वाली क्लास में लिया था, कि चारों स्टेटमेंट कभी बहुत रेयर चांसेस होता है कि सही होते हैं। तो एक देखो अब ऑटोमेटिक 3 ऑप्शन पे आ गए अपन, अब 3 ऑप्शन पे आ गए तो यहाँ पे अपन देखेंगे, ठीक है। हो सकता है यूपीएससी, अब की बात फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ, यूपीएससी ये कर सकता है केवल 1, केवल 2, केवल 3, तो इस चीज़ के लिए भी रेडी हो जाओ, क्योंकि पैटर्न चेंज होगा आपके बारे में, फिर बार बता रहा हूँ, क्योंकि हिंट दिया है उसने 2023 में दिया है हिंट, सीसेट वाले पेपर में भी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो रिड्यूस टेक्निक के लिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे, जितने ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं उससे कई बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि आंसर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मोस्टली ऐसा होगा कि 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दोगे, उसके बाद में 2 ऑप्शन जो बचेंगे उसमें से आपको आंसर निकालना, तो उसके लिए थोड़ा बहुत हल्का सा पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, पर पैसेज उतना ही पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि ये लाइन है तो बस ये लाइन है खोज के पढ़ लो बस, तो ताकि टाइम बचेगा अपना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, तो कल ही मैंने बता दिया इसमें 40 से 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है बस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहली गलती तो ये जो लोग गलती करते हैं, कथन सही है या नहीं है ये पढ़ लेना अच्छे से। यूपीएससी बहुत बार खेलती है कि कथन सही नहीं है और आप पढ़ रहे हो उस अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करोगे, ठीक है। अब आ जाओ देखो लेखांश के अनुसार, ठीक है। अब ये नहीं पता किसके बारे में क्या है, अपने जो जीएस का जो नॉलेज रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ऐसा तो बोला जाता है कि केवल लेखांश के आधार पर ही उत्तर दिए जाने चाहिए, पर मैं फिर बार बता रहा हूँ कि आपका जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। अब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ ऐसी बातें बोली दी जाएगी कि जैसे लोकतंत्र की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ ही नहीं होता है। ऑलरेडी जो आर्टिकल छपते हैं उसी के बारे में एक वो आते हैं, ठीक है, कंपेरिजन। तो ऑलरेडी जो आपका जो बेसिक जो नॉलेज है जीएस का उसी से क्वेश्चन सोल्व होंगे, पहली बात ये चीज़ याद रखना। तो शुरू करो, देखो समावेशी संवर्धी का उद्देश्य राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा रखा गया था, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, देखो यहाँ पे अगर लाइन पकड़ोगे, यहाँ देखो लक्ष्य यह होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जिस समावेशी संवर्धी को उद्देश्य रखा था हम उसके साथ बने रहे, साथ ही उसके प्रति एक अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपने। देखो डायरेक्ट लाइन पकड़ा, डायरेक्ट हो गया, तो ये सही है, ठीक है। एक चीज़ ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात एक चीज़ याद रखो, देखो जनरल स्टेटमेंट दिया है यार, ये पकड़ना सीखो कौन सा जनरल स्टेटमेंट होता है, ये जीएस में भी काम आएगा, सीसेट में भी। तो मैं हर के जगह लिखते जाऊँगा कौन सा जनरल स्टेटमेंट है क्या है, ठीक है। पहली बात ये चीज़ याद रखना, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक। दूसरी बात एक चीज़ ये याद रखना कि जब भी कोई एक्सट्रीम वर्ड दिया रहता है, वो मैं बताऊँगा बहुत सारे क्वेश्चनों में आएगा, ठीक है। नेगेटिव वर्ड क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, तो ये सब चीज़ें समझनी है, इसी से ही पैसे सारे सोल्व होंगे। एक तो ये पॉजिटिव वर्ड है, देखो ध्यान से, समावेशी उद्देश्य है ना, मोस्टली यूपीएससी मैंने देखा जीएस के क्वेश्चन हो, आप खुद से भी ऑब्जर्व करो, मैं ऐसा नहीं मेरी बात मानो, आप खुद से ऑब्जर्व करो। जैसे जीएस में तो मैंने देखा कि उद्देश्य कभी यूपीएससी गलत नहीं देता, बहुत रेयर चांसेज होगा कि 90:10 रेशियो, ठीक है। तो सीसेट में भी ऐसा ही है, उद्देश्य कभी गलत नहीं देखा, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये चीज़ आप नोटिस करो। दूसरी बात मैंने क्या बोला, जो मेंस का सिलेबस है वो जो टर्मिनोलॉजी जो दी हुई थी वो आंसर में आती है, ये चीज़ याद रखना। जो सिंगल स्टेटमेंट वाले जब अपन करेंगे पैसेज, तो उसमें एक चीज़ याद रखना कि जो जैसे मालूम मेंस का जो टर्मिनोलॉजी है, मेंस का जो सिलेबस का की पॉइंट होते हैं, अगर वो आंसर में तो अपन उसी को टिक करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, आंसर जो सिलेबस है एकदम फिंगर पॉइंट होना चाहिए, आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। जैसे समावेशी संवर्धी देखोगे तो आप GS 3 का सिलेबस है ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन पे, डायरेक्ट ये चीज़ याद रखना। गया यहाँ पे और अपने के एनालाइज किया है कि 4 स्टेटमेंट मोस्टली सही नहीं होते, गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं अपने पास, 1 और 4, ठीक है। अब ऑटोमेटिक देखो फर्स्ट से कैसे एक्यूरेसी बढ़ानी है उसका मैं पहले बता रहा हूँ, यही तरीका अपनाना पड़ेगा और ये अप्लाई करोगे तो एक्यूरेसी आएगी, नहीं तो ऐसे आप करते जाओगे वो उससे नहीं आएगी। अब आगे देखो,
समय की आवश्यकता है कि एक वर्ड याद रखो, जीएस में भी सही होता है, एक सामर्थ्यकारी सरकार हो। सही बात है, कैपेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। आजकल सब इसी की तो बात है ना कि भाई गवर्नमेंट जो एफिशिएंस होना चाहिए। अगर याद करो कि एक इस जो बीजेपी गवर्नमेंट के स्लोगन भी था कि मतलब ऐसा था कि मतलब कम लोग होना चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी होना चाहिए, इस टाइप से। तो स्वाभाविक बात है, बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। तो इसको डिजायरेबल स्टेटमेंट बोल सकते हो, ठीक है। डिजायरेबल स्टेटमेंट इन द सेंस होता है कि ये तो होना ही चाहिए। तो भाई सही, आप मतलब जनरल सेंस में सोचो कि ये तो होना चाहिए, कैपेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो आंसर अपना तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। पर मैं आगे एनालाइज करके बता देता हूँ वो 2 स्टेटमेंट क्यों गलत है, ठीक है। तो ये जरूर लिखते रहना, डिजायरेबल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ, सरकार को बाजार की प्रक्रिया में अधिकतम हस्तक्षेप रखना चाहिए, नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्योंकि याद करो जब से लिबरलाइजेशन हुआ 1991 के बाद, तो गवर्नमेंट आजकल ऐसे ही सब जगह से हटती जा रही है। ये बोला अधिकतम हस्तक्षेप रखना चाहिए, अभी देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया है। और दूसरा बात नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाती है, ठीक है, इंटरफेयर इतना ज़्यादा नहीं करती, तो ये चीज़ याद रखना। तो इसलिए गलत है। अब आगे भी इन चीज़ों का ध्यान रखना, जब भी इस पैसेज में आएगा इस टाइप की नेगेटिव बात, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला देखो, आवश्यकता है कि सरकार के आकार में परिवर्तन हो, ठीक है। याद करो जब 1919 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो 15% उसमें गवर्नमेंट का साइज़ का मिनिमाइज़ करने का बोला गया था। उसका रीज़न यही था, पहले क्या होता था, कोई भी प्रधानमंत्री बनता था तुष्टिकरण की नीति अपनाता था, वो हर कोई किसी को नेता बना देते थे। तो तब से बोला गया कि नहीं 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो भाई स्वाभाविक सी बात है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब गलत स्टेटमेंट है। दूसरी बात एक चीज़ देखो कि ये दूसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट एक दूसरे का कॉन्ट्रोवर्सी है, मतलब कॉन्ट्रोवर्सी मतलब इन द सेंस विरोधाभास है। विरोधाभास है, क्या तो भाई एक ही चीज़ होगी, क्या तो आप सामर्थ्यकारी सरकार बना लो या फिर आकार बढ़ा लो, दोनों एक ही चीज़ होगा। तो दिन दोनों में से एक ही आएगा। अगर आप देखो, अब इधर आ जाओ, तो 2 और 4 में से एक ही चीज़ होगी। 2 और 4 एक साथ आएगा नहीं, और 2 और 4 में से दोनों में से एक जरूर आएगा। और पहला अपने देख ही लिया था, वो तो आएगा ही, ठीक है। तो ये अपने को पता लग गया। 4 तो ऐसे भी नहीं आएगा कि कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है। थर्ड वाला अपन देख ही चुके थे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पहला आंसर, ठीक है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही अप्रोच है, इससे एक्यूरेसी, इसको रिड्यूस मेथड बोलते हैं। आपको क्या करना है कि ऑप्शन को, जैसे 4 ऑप्शन है, इसमें से हटाते जाना है और फिर सही आंसर की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ अगले में। अब मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें याद रखना कि मेंस का सिलेबस जो है याद रखोगे तो उसका देखो कितना फ़ायदा मिलेगा, वो चीज़ याद रखना। अब आ जाओ, लेखांश के अनुसार, छोड़ो वो कुछ से मतलब नहीं, निम्नलिखित में से किस एक पर संकेंद्रित करके समावेशी संवर्धी की कार्यनीति कार्य रूप में परिणित किए जा सके। अब देखो एक चीज़ याद रखना, अगर ये किसी को पता है, अभी इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए मेंस की तैयारी थोड़ा होना चाहिए पीटी से पहले। अगर आपकी मेंस की तैयारी नहीं तो फिर दिक्कत आती है। अब जो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि भाई जो गरीब से गरीब लोग हैं उसका वो भी पार्टिसिपेशन करे, पॉलिटिकल राइट्स हो, चाहे इकोनॉमिक हो, एजुकेशन हो, हर तरीके से उसका भी ग्रोथ होना चाहिए। समावेशी संवर्धी का मतलब ही ये होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। मेरा मोबाइल नंबर 86 लिखो, 8602130375 021300375। ठीक है। तो देखो, तो पहले बात तो ये है कि समावेशी संवर्धी जो है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। समावेशी संवर्धी का मतलब ये होता है कि सबका विकास होना चाहिए, सबकी ग्रोथ होना चाहिए, जो गरीब से गरीब आदमी हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहली बात ये अपने को समझ में आ गया समावेशी संवर्धी क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यही अप्रोच जीएस में मैं बताऊंगा। वहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन की मीनिंग निकालना सीख लेते हो तो उसे आंसर आ जाता है, ठीक है। तो किस एक पर संकेंद्रित कर समावेशी संवर्धी की कार्य नीति को, मतलब कोई भी पॉलिसी अपन जो बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत है। स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ कैन बी इफेक्टेड बाई फोकसिंग ऑन, मतलब किस पे अपन फोकस करके जो है कि समावेशी संवर्धी को ला सकते हैं, ठीक है। तो अपने को पता समावेशी संवर्धी का लक्ष्य क्या होता है, जो गरीब से गरीब तबका है उसको जो है, जो वंचित समुदाय है, वल्नरेबल सेक्शन। अब देखो ये जो GS2 की टर्मोलॉजी है, ठीक है। अब मैं बताऊँ डायरेक्ट आंसर आएगा उससे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, पहला आ जाओ,
अब देखो इस टाइप का अगर मैंने जो कल वो PDF भेजा था वो देखना एक बार जाके, उसमें देखना कि ABCD इसे सिंगल वाले में स्टेटमेंट में मोस्टली क्या आंसर रहता है, ये चीज़ भी नोटिस करना आप, ठीक है। तो कार्य रूप में परिणित की जा सकती है, ठीक है। अब देखो देश के प्रत्येक नागरिक की सभी आवश्यकता पूर्ति करके, पहली बात प्रत्येक नागरिक की, कोई भी कितना भी देश कितना विकसित क्यों ना हो, प्रत्येक देश प्रत्येक नागरिक की, दूसरी बात बोला सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आवश्यकता को कभी अंत नहीं होता। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट, काट दो इसका तो डायरेक्ट। आप खुद ही सोच लो, दैट इज नॉट ए पॉसिबल वे कि आप किसी व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाओ, कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये वर्ड पकड़ो, ऑल, एवरी सिटीजन, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है ना, ये कटेगा। आ जाओ अब, विनिर्माण क्षेत्र पर विनियमनों को बढ़ाकर, ये तो बहुत नेगेटिव बात कर रहा है। आप सोचो कि जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, अगर मैन्युफैक्चर सेक्टर पे आप मान लो कि रेगुलेशन लगा रहे हो तो उसकी ग्रोथ होगी नहीं ऑलरेडी। अगर जब उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, समाज समृद्धि कैसे होगी? ये तो बहुत नेगेटिव होगी बात। दूसरी बात, एक ऐसी बोला कि किसी एक एस पे जिस पे संकेंद्रित करके, मतलब उसको आधार बना के समावेशी समृद्धि को बढ़ाया जा सकता है, तो ये तो नेगेटिव काम हो गया। आगे बढ़ो, विनियमित वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करके, ये भी देखो कंट्रोल करना, ये सब नेगेटिव है, ये नेगेटिव इमेज को शो करता है गवर्नमेंट की, ये चीज़ याद रखना। कंट्रोल करना तो ये स्वाभाविक सी बात है, जैसे डेमोक्रेसी में अगर किसी को आप कंट्रोल करके रह रहे हो तो फंडामेंटल राइट इनका है ना, ये चीज़ याद रखना। तो ये देखो स्वाभाविक सी बात है, तीनों स्टेटमेंट कट गया, आंसर आ गया। अब आंसर क्यों आया ध्यान से समझना। समाज के वंचित वर्गों को याद करो, देखो GS2 का सिलेबस है, वनरेबल सेक्शन, ठीक है, डिप्राइव्ड सेक्शन या वनरेबल सेक्शन भी बोलते हैं इसको। GS2 का सिलेबस है, इसलिए मैं फिर 12 बता रहा हूँ, मेंस का सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। UPSC की जो पैसेज की जो थीम होती है वो उसी के ही बेस पे होती है। तो समाज के वंचित वर्गों की बुनियादी सेवाएं प्रदान करें कि हाँ, स्वाभाविक सी बात है, मैंने क्या बोला, समावेशी विकास ही वही है जहाँ पे गरीबों को मतलब समावेशन जो है इंक्लूसिव हो, ठीक है। तो बुनियादी देखो बेसिक स्ट्रक्चर वाली उनको बेसिक सर्विसेज मिले, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। अगर पैसेज में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुनियादी सेवाओं की बात यहाँ पे किया है वो, ठीक है, यहाँ पे है। देखो ये आता है, में एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो बाजार के मामले में प्रभावी प्रोत्साहन अनुकूल नियम स्थापित करे और न्यूनतम अस्तित्व करते हुए हादसे पर बनी रहे, और साथ ही साथ निर्धनों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं तथा पर्याप्त पोषण और आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करें। पर मेरा अभी पर्पज़ वो भी है नहीं, वो आप लोगों को मैंने बोला था उस टाइम ये काम करना, ये काम करते तो एक हिंट मिलता कि कैसे आंसर आता है, क्योंकि एटलीस्ट वो जो पढ़े हुए पैसेज है उसमें कैसे आंसर लाना है ना। आप लोगों ने वो काम किया नहीं, ठीक है। अब यही तो गलती होती है। अब देखो अगला पढ़ो, देखो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे तो आंसर आ जाएगा बिना पढ़े पैसेज को, कोई वो नहीं है, पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे 7-8 जिसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें देखो कैपेबल गवर्नमेंट की बात को बोला है, सामर्थ्यकारी सरकार के संगठक क्या है, कंपोजिशन पूछा है, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, अपने एनालाइज किया था सारे स्टेटमेंट, बहुत कम चांसेज होंगे कि जहाँ सही होंगे, ठीक है। तो ये रिड्यूस मेथड अपन आ गए आराम से इस पर, ठीक है। अब इसमें आगे देखो, विशाल नौकरशाही, सोचो पहला ही क्वेश्चन में अपने इसको कैंसिल किया था, आवश्यकता है सरकार के आकार में परिवर्तन हो, तो ये क्या बात कर रहा था, ये तो वही वापिस वो बात हो गई, ठीक है। विशाल नौकरशाही फालतू की बात बोल रहा है, ये चाहिए नहीं। कैपेबल गवर्नमेंट के लिए एफिशिएंट नौकरशाही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो ये नहीं आएगा, गया, ठीक है। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे, 4-5 ऑलरेडी सही है। अब जो ज़्यादा 4-5 पढ़ने की जरूरत नहीं, 4-5 डायरेक्ट देखो। अब ये देखो ये फ़ायदा है, एक स्टेटमेंट पढ़ो नीचे ऑप्शन पे पहुँचो। उन्हें संसाधन उपलब्ध कराना जो अलग सुविधा प्राप्त हो, यही तो यहाँ पे बात हुई थी, सोचो यहीं पे यहाँ बात हो रही है। जिन पैसेज में 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो एक दूसरे का जो क्वेश्चन होता है उनका आंसर एक दूसरे में छिपा रहता है, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये पॉजिटिव बात है, जनरल स्टेटमेंट है, और इसको रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। रिक्वायर्ड है, ये तो जरूरत है भाई, जो जिनको सुविधा नहीं मिलती उनको संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए। सरकार तो इसी काम के लिए तो बनी है, बोलते हैं ना कि वंचितों का मतलब कल्याण के लिए तो सरकार रहती है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट को। अगला, निर्धनों को बुनियादी सेवाओं के संबंध में सीधे मदद देना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी जनरल स्टेटमेंट है और दूसरा रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट है। अब ये अगर कहीं पे आप लोग ये डाउट, इसको मत काट देना। अब मैं इसका तुम्हें एक बताता हूँ, गवर्नमेंट ने क्या चलाया था, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये क्यों चलाया गया, ताकि जो करप्शन है, जो मिडिल मैन जो रहते हैं वो करप्शन ना हो। तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे इसको नेगेटिव मत ले लेना, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लिख लो DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली स्कीम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे बढ़ो, देखो
अब देखो एक और चीज़ याद रखना, जो कंप्रेंशन के जो, अगर इसीलिए मैंने बोला था कंप्रेंशन पढ़ना, अभी आप लोग आज ये काम करोगे इसमें 2011 वाले में जो मैंने क्वेश्चन सोल्व कराते जाऊँगा, आप लोग इस पैसेज में जाके पढ़ के इसमें आंसर खोजोगे, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसका रीज़न, हाँ, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि कंप्रेंशन से डायरेक्ट जीएस में क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए कर लो। दूसरी बात, वो अप्रोच भी सीखोगे जिसमें मान लो पैसेज पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये काम कर लेना साथ के साथ, ठीक है, तभी फ़ायदा मिलेगा आगे जाके। अब देखो इधर देखो, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2000 से, बोल देंगे सर। आप लोगों को क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन, मैं तो आंसर डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ, मैं बिना पैसेज पढ़े करते जा रहा हूँ। आप लोगों को पैसेज में पढ़ोगे और जाके इसका आंसर खोजने का प्रयास करोगे, समझ में आया, ठीक है। उसका फ़ायदा मैं पहले बार बार बता रहा हूँ, उसका रीज़न है कि डायरेक्ट जीएस में क्वेश्चन आते हैं कंप्रेंशन से, ठीक है, तो इसीलिए आपको पढ़ के वो करना है, क्योंकि अच्छे पैसेज होते हैं, फालतू के पैसेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है यूपीएससी 2020 में आया था, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है जीएस का, ठीक है, जाके देख लेना क्वेश्चन आया था। अगर इस स्टेटमेंट को समझ लेते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। देखो ध्यान से, प्रतिनिधियों के माध्यम से कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना। भाई जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, ठीक है, ये योजनाएं जो बनती है उसका याद रखना, प्रतिनिधि मतलब जो पीपल कौन हो गए, मंत्री हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, ये सही लागू करते हैं। लागू करने का काम किसका होता है, ब्यूरोक्रेट का। याद रखना ये चीज़, और यही चीज़ यूपीएससी ने 2000 जीएस में पूछी थी। ये गलत स्टेटमेंट है। अब देखो इसमें कोई अपने को जरूरत नहीं पड़ी, अपने खुद को पता है प्रतिनिधि माध्यम से होगा तो करप्शन होगा, भ्रष्टाचार होगा, वो तो ऐसे ही भूखे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो सेकंड काटोगे, ठीक है, सेकंड कट चुका है ऐसे भी ऑलरेडी, ठीक है। अब अगला देखो, तो ये चीज़ याद रखना कि ये क्यों कट रहा है, ये चीज़ आगे ऑब्जर्व करते रहना। अब देखो एग्जाम में क्या करना है। अब देखो यहाँ तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि जैसे एक एक स्टेटमेंट को मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ, पर आपको एग्जाम में ये नहीं करना। जैसे विशाल नौकरशाही जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट ये 2 ऑप्शन कट गए थे, तो आपको दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं है, वो गलत है। टाइम तभी बचेगा अगर आप फिर भी दूसरा स्टेटमेंट पढ़े हो। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, चौथा और पांचवा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, चौथा पांचवा ऑलरेडी सही हो गया है। अब आपको ओनली डायरेक्ट थर्ड पढ़ना है, ऐसे टाइम बचेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस करोगे, जैसे मेरा अनुभव रहा है कि आप जो 27 पैसेज आता है ना, ये 30 मिनट में हो जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो अच्छे से। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें फट से ये कटा, डायरेक्ट ये 2 ऑप्शन कटे, 4-5 ऑलरेडी सही है, डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब इसको डायरेक्ट पढ़ो, इस अप्रोच से करोगे तो 30 मिनट में हो जाएंगे पैसेज, ठीक है। अब देखो ऐसे लोकाचार का सृजन करना जिसमें व्यष्टि उद्यम को मदद मिले। कितनी अच्छी बात बोला, पॉजिटिव बात, कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है। दूसरी बात पॉजिटिव है, व्यष्टि उद्यम को बढ़ावा मिले। इसका GS3 में अगर जाके आप पढ़ोगे, अभी क्या है, इंटरप्रेन्योर उद्यमियों को बढ़ावा दे, इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम, स्टार्टअप स्कीम हो गई, मेक इन इंडिया हो गई, इस टाइप की स्कीमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि इंडिविजुअल जो है, ताकि लोग जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने। ये तो पॉजिटिव बात है, ऐसी तो गवर्नमेंट होनी चाहिए सामर्थ्यकारी सरकार। सी आंसर हो जाएगा 3, 4, 5, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब अगला देखो, अब देखो इंग्लिश को जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा कहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ जाती है और कहाँ पे देखना है, ठीक है। अब देखो नोटिस करो, राज्य क्यों सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में असमर्थ है। अब देखो जो क्वेश्चन की डिमांड याद करो, मैंने GS में ट्रिक बताई थी, पॉजिटिव का पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली बात और नेगेटिव का नेगेटिव वाली अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे भी लागू होगी। राज्य को क्यों सभी आवश्यकताएं पूर्ति कर सकने में असमर्थ है, तो ये मतलब गवर्नमेंट की क्या दिखा रहा है कि इनएफिशिएंसी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो अपन नेगेटिव को नेगेटिव खोजेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। राज्य क्यों सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में असमर्थ है। भाई सबाई सी बात है कि एक तो क्या होता है, अब जब एक चीज़ याद रखना, असमर्थता जो यहाँ पे आ रही है गवर्नमेंट की, वो किसके कारण आ रही है, आर्थिक कारक होते हैं, ठीक है। अब सीधे सबाई सी बात है, जब संसाधन ही नहीं होगी तो गवर्नमेंट के पास मान लो टैक्स ही नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट कैसी स्कीम लागू कर पाएगा, ठीक है। तो सबाई सी बात है, इकोनॉमिक रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती, अपने को सीधी सी बात पता है। अब ये रीजन क्या दे रहा है, देखो ध्यान से, उसके पास पर्याप्त नौकरशाही नहीं है, तो गलत बात है। ये एक चीज़ याद रखना, जो इस टाइप के स्टेटमेंट नोट लगाता है वो मोस्टली गलत होते हैं, चीज़ ऑब्जर्व करना। पर्याप्त नौकरशाही नहीं, क्या बात करो, हर साल तो 1000 यूपीएससी के थ्रू IAS अधिकारी बन रही है, सारा हो रहा है, तो फिर ब्यूरोक्रेसी 1000 है, भाई कम होंगे तो अपन 2000 पोस्टें निकाल देंगे, तो ये तो फालतू की बात बोल रहा है, गलत स्टेटमेंट है। वह समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित ही नहीं करता है, ये गलत बात है।
अपन स्टार्टिंग से पढ़े, पहले क्वेश्चन में पढ़े कि जो उद्देश्य है उसको याद रखना चाहिए। अपन जब आज़ाद हुए थे तब से ये चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो यही चीज़ याद रखना। गलत है दोनों स्टेटमेंट, इसलिए डी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो। ये बिल्कुल देखो किस तरह की बात कर रहा है। अपने को पता रीजन, असली रीजन ये है कि आर्थिक कारक नहीं होते हैं भाई। सबाई से बात है, सरकार के पास संसाधन नहीं है कि सब लोगों की आवश्यकता पूर्ति करे। अभी अपन कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में सबाई से बात है जो गरीब लोग हैं उनकी अपने मदद करनी चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना। अब अगला पैसेज में आओ, अगला आखिरी जो है इस क्वेश्चन देखो, इस लेखांश के द्वारा लेखक द्वारा व्यक्त सारभूत संदेश क्या है। अब एक मोटा मोटा आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर देखो, अगर ये 1 से लेकर 4 क्वेश्चनों को अगर आपने ऑब्जर्व किया ना तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। पहली बात, अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया तो कोई ज़रूरत नहीं पैसेज को पढ़ने की। ठीक है, अब देखो इसमें सारभूत संदेश क्या है, मैसेज। एक चीज़ याद रखना, मैसेज जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, निष्कर्ष पूछे, कुछ भी पूछे, तो पहली बात याद रखना कि एक तो सॉल्यूशन हो, कुछ सॉल्यूशन देगा वो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें तो अपन ने क्या देखा कि बता रहा है कि कैपेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप की बातें कर रहा है, और समावेशी समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए, इस टाइप की बातें कर रहा है। ठीक है, तो अपने को पता लग रहा है कि ऑलरेडी तो ये बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्रॉब्लम, जैसे इन्वायरमेंट वाले जो पैसेज आएंगे उसमें प्रॉब्लम की बात कर रहा होगा, तो सॉल्यूशन आपको खोजना होगा, ऐसा होगा मैसेज, या कुछ सिखाने वाला होगा। तो ये जो पैसेज है कुछ सिखाने वाला है कि अपने को कैसा गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, या फिर कुछ का आएगा चेतावनी देते हुए, आपको मतलब कि भाई अगर ग्लोबल वार्मिंग से निपटना है तो इसके अगर अपन ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आगे जाके क्या क्या दिक्कतें हो जाएगी। ठीक है, तो चेतावनी देते हुए कुछ निष्कर्ष होंगे इस टाइप से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि सारभूत संदेश जो रहेंगे, मैसेज तो आप स्टार्टिंग की जो पैराग्राफ पढ़ोगे ना उसी में पता लग जाएगा कि किसके बारे में। जैसे अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले लाइन में पता चल रहा है, समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पुनः विचार की गंभीर आवश्यकता है, यहीं पे आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो जब भी मैसेज पूछ रहा है इस टाइप से, कंक्लूजन पूछता तब आखिरी लाइन में जाना है। पैराग्राफ के आखिरी लाइन में जाओगे तो कंक्लूजन वाली जो चीज़ है वो यहाँ मिल जाती है। जब मैसेज पूछ रहा है तो मैसेज स्टार्टिंग में मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा अधिकथित समावेशी समृद्धि के उद्देश्यों को याद रखना चाहिए। अरे याद रखने की बात नहीं है, बात है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। समावेशी समृद्धि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैपेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये कोई उद्देश्य, ये सारे ये इसलिए मैसेज हुआ कि याद करो, रट्टा मारते रहो। ठीक है, तो ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये फालतू का स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देखो, इसको मैंने एक स्टेटमेंट नाम दिया फैक्चुअल स्टेटमेंट। फैक्चुअल स्टेटमेंट इन द सेंस कि जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बस वो फैक्चुअल बातें कर रहा है बस। और कोई भी जो मैसेज रहेगा वो मतलब बहुत, वो बोलते हैं ना कि कंसाइज रहेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो फैक्चुअल स्टेटमेंट जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो इस पैसेज में आपने देखी थी, तो वो कभी भी मैसेज नहीं हो सकता। सारभूत मतलब देखो, ये सारभूत वर्ड समझो, सारभूत मतलब कि वो बहुत मतलब होता है ना, गुथा हुआ होना चाहिए मतलब। ठीक है, सरकार के लिए आवश्यक है कि वह अधिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ऑर्डर स्टेटमेंट हो गया, सरकार को ऑर्डर दिया जा रहा है। अरे बात है कि कहता होगा ना, तो भाई मैसेज होगा भाई गवर्नमेंट की। अगर पहली बात अपने देखा इस पूरे पैसेज में कहीं पे भी गवर्नमेंट स्कूलों की इनकी बात हुई, मैंने 4-5 क्वेश्चन में कहीं बात हुई है, जाके देख लेना, कहीं पे वैसे बात नहीं हुई है, तो ऐसे भी नहीं होगा। दूसरी बात एक चीज़ ये याद रखना कि ऑर्डर स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट को ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि यह आवश्यक है कि वह अधिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाए। पता लगा कि किसी देश की रिक्वायरमेंट कंट्री की जरूरत ही नहीं है, स्कूलें तो बहुत ऑलरेडी, पर बच्चे नहीं आ रहे पढ़ने, तो मतलब समझ रहे हो, वो पैसेज वैसे दिख भी नहीं रहा आपको। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन किए वहाँ से, मैं फिर बता रहा हूँ, मेन का सिलेबस याद रखना। अब अगला देखो, सरकार के लिए आवश्यक है कि वह समाज के निम्न स्तर की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बाजार और उद्योग स्थापित करें। अरे बात ठीक, अपने पढ़ा था समावेशी समृद्धि को वो करे, ना कि बाजार उद्योग स्थापित करे, उससे कोई मतलब नहीं है। बाजार उद्योग को स्थापित करोगे तो अडानी जैसे लोग बढ़ेंगे, ये चीज़ याद रखो। क्योंकि गरीब लोगों को क्या फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वेलफेयर स्कीम चलानी पड़ेगी, तब गरीब लोगों उनका उद्योग, उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपने को ट्यूशन में सीखा था कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को उस वंचित लोगों को हेल्प करनी चाहिए, ये वाले स्टेटमेंट में पढ़ो, सीधे मदद देना, तो वो ज़्यादा है गवर्नमेंट मतलब लोग जो गरीब लोग हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगला देखो, समावेशी समृद्धि। ठीक है, कि प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यही मैंने बोला था कि देखो पहली लाइन में छिपा रहता आंसर, ये रहा। तो ये चीज़ याद रखना, पाँचों के पाँचों आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो, मैं फिर बता रहा हूँ। अरे कभी गलती ये मत करना, इस सिंगल स्टेटमेंट वाले में चारों स्टेटमेंट पढ़ना, उसके बाद में आंसर मानना, नहीं तो आप गलती करके आओगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना।
ठीक है, अब आगे बढ़ो। किसी को डाउट है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले? लेकिन अगर भैया बीच में जैसे जी सर, ये तो कई बार पैसेज कर रखे हैं, अगर जैसे कोई नए पैसेज मिलते हैं वहाँ पेपर में तो नहीं मिलेंगे ज़्यादातर, तो उसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बीच में पैसेज पढ़ लेना चाहिए। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। कोई नहीं समझ आ रही है पढ़ने के बाद भी, उसमें दिख रहा है कि सिमिलर है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ नहीं। अगर आप 2011 से 2023 तक प्रैक्टिस करते हो तो ऐसा कोई स्टेटमेंट बचता है नहीं। अब यही तो बात है, इसमें नहीं, वो बात है कि पैटर्न सेम रहता है यूपीएससी का। आप यही चीज़ तो समझने का प्रयास करो। वो तीसरी दुनिया से नहीं ला के उठा के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है स्टेटमेंट पकड़ो ना। जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होता है, पॉसिबल स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सृजनशील समाज से लेखक का क्या निहितार्थ है? अब देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन से अपन आंसर निकालने वाली जो अप्रोच है, मैं फिर बार बताऊँ, ये तभी निकाल पाओगे जब इनकी मीनिंग समझते हो। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, पैसेज पढ़ लेना। दूसरी बात, जो अपने जीएस का नॉलेज है उसको अच्छे से इनरिच करो, तब कंप्रेंशन में फ़ायदा मिलता है। अब देखो, जैसे क्रिएटिव सोसाइटी की बात कर रहा है, इंग्लिश में पढ़ लेना अगर नहीं समझ में आए तो। क्रिएटिव सोसाइटी क्या होती है, ध्यान से समझेगा, ऑब्जर्व करो। क्रिएटिव सोसाइटी ऐसी होती है, एक पहले देखो समाज क्या होता है। समाज तो भाई सब बात, कहाँ का भी समाज हो सकता है, भारत का भी समाज, ठीक है, भारतीय समाज जैसे बोलते हैं, एक राजस्थान का समाज, एक गाँव का भी समाज हो सकता है, ठीक है। समाज मतलब एक इकाई होती है। अब कोई इकाई छोटी से लेकर बड़ी इकाई कोई भी हो सकता है। अब अपन यहाँ पे मोस्टली एक किसी देश को लेके बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई देश है, भारत ही है। जैसे अमेरिका का मैं एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में क्या है, वहाँ का बोला जाता है कि बहुत क्रिएटिव इन्वायरमेंट है वहाँ पे है ना, लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। यहाँ पे तो भारत में पता लगा कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते जो इनोवेटिव आइडिया था वो ख़त्म ही हो गया आखिर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यूएसए में क्या होता है कि वहाँ पे अगर आपको फंड चाहिए तो बहुत सारी संस्थाएं होती है जो आपको आ जाएगी सपोर्ट करने के लिए। वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बहुत आपको सपोर्टिव रहती है, आपका आइडियाज़ को ग्रोथ कराने के लिए। इसलिए क्यों देखो ना, नए नए फेसबुक, ये इंस्टाग्राम सब वहाँ से क्यों बनते हैं? रीज़न है कि वहाँ की क्रिएटिव सोसाइटी है, वहाँ के जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है वैसा है, वहाँ का समाज सपोर्टिव रहता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है। रूढ़िवादी समाज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिव सोसाइटी में रहती है। अब इतना से मीनिंग समझ लो। अब इसका आगे देखो। दूसरी बात, क्रिएटिव सोसाइटी जो है ये पॉजिटिव बात है। तो मैंने क्या ट्रिक सिखाया है, पॉजिटिव का पॉजिटिव आप खोजोगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ, ठीक है। एक समाज जहाँ विविध कलारूप और साहित्य लेखन प्रोत्साहन पाने का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करते हैं तो मतलब इसका मतलब है विरोधाभास है वहाँ पे कोई। मतलब जैसे मान लो कि पहली बात तो देखो, ध्यान से समझना, कोई चीज़ मान लो कि एफर्ट डाल रहा है, यहाँ पे तो ऐसा होता है कि एफर्ट आगे बढ़ावा दिया जाता है। क्रिएटिव सोसाइटी में लोग थोड़ा सा भी आगे बढ़ना चाह रहे तो उसके विचार को प्रोत्साहित किया जाता है, फाइनेंशियली इसको सपोर्ट किया जाता है, टेक्निकल सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे बोला कि प्रयत्न करता है, प्रयत्न करता मतलब उसको स्ट्रगल है, स्ट्रगल है तो फिर क्रिएटिव सोसाइटी हुई नहीं वो। तो ये चीज़ याद रखना, कटेगा। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना कि लेस जो स्टेटमेंट होते हैं, ये भी एक ट्रिक है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, पहले उस पैटर्न में जीएस में लगता था, पर आजकल तो पैटर्न चेंज कर दिया है। लेस स्टेटमेंट, ये लिख लो ट्रिक। लेस स्टेटमेंट, जैसे मान लो कि ध्यान से देखो, इसमें ऑब्जर्व करो, इसमें एक ही स्टेटमेंट दिया है, एक वाला जो फर्स्ट है वो एक बार ही दिया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी 0, आंसर आने के बहुत रहे चांसेज होगा कि उसकी पॉसिबिलिटी एक और वो आंसर बनाओ। ये आप नोटिस कर लो, 2011 मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, लेस पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं पहले बार बता रहा हूँ। दूसरी बात, जो मैक्सिमम जो दिया रहता है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है। जैसे 4 है, अब 4 देख लेना, पक्का इस आंसर का पार्ट बनेगा। तो ये चीज़ याद रखना, अगर ये कंप्रेंशन में इस मेथड में आते हैं क्वेश्चन तो ये चीज़ भी ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन गया और 4 आएगा आंसर का। मैं फिर अब देखो, टाइम बचाने का यही तरीका है कि 4 स्टेटमेंट चारों में दिया तो 4 पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ तो मैं अभी पढ़ के बता दूंगा, पर एग्जाम में ये गलती मत करना, एग्जाम में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आपने काट लिया तो फिर 4 पढ़ना है ही नहीं। अब 2 और 3 में से देखो आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो डायरेक्ट 4 पे आते हैं। एक समाज जहाँ शोषित और उत्पीड़ित समूह में अपने मानवाधिकारों उत्थान की चेतना को विकसित होती है। अब देखो यही चीज़ है, सबाई सी बात है कि अगर सोचो सृजनशील समाज नहीं होता तो इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता। जैसे भारत जब गुलाम था तो क्या होता था, स्वतंत्रता की आवाज़ को दबा दिया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ उत्थान की चेतना को विकसित होती है तो सृजनशील समाज है, पॉजिटिव बात है, ये तो आएगा आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब 2-3 में देखो, एक समाज जहाँ सामाजिक असमानताएं मानव की तरह स्वीकृत है। अब जैसे मान लो कि जातिवाद है, कास्टिज्म है, ठीक है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, अगर ये मान ली गई है तो ये तो विरोधाभास हो गया ना, ये तो क्रिएटिव सोसाइटी को आगे बढ़ने नहीं देगा कभी। दैट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट, काट दो, आंसर आ गया।
ठीक है, थर्ड पढ़ लो। एक समाज जहाँ विशाल संख्या में अंतर विरोध मान लिए जाते हैं। एक तरीके देखो, एक अप्रोच इसको ध्यान से समझना, जब तक आप बैरियर नहीं समझोगे, ध्यान से समझना, अंतर विरोध समझ लिए जाते हैं, ठीक है। अंतर विरोध का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन होता है, इंग्लिश में पढ़ो एक बार इसको, ए सोसाइटी वेयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन आर रिकॉग्नाइज। जब पता लग गया कि भाई ये विरोधाभास है किसी, देखो ध्यान से समझना, जैसे वुमेन को लेके पहले ऐसा था कि वुमेन को माना जाता था कि ये कुछ कर नहीं सकते, कैपेबल नहीं होती है, ठीक है, बाहर का काम नहीं कर सकती। अब जैसे आगे अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जैसे कितना प्रमोट करती है, जैसे एनडी हो गया, सीडीएस हो गया, इसमें वुमेन को वो दिया जा रहा है। अगर अपन मान लेते, ठीक है, तो पहले अगर किसी भी चीज़ का अगर समाज को अगर क्रिएटिव बनाना, तो पहले अपने को ये देखना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा ना क्रिएटिव सोसाइटी में। तो ये चीज़ याद रखना, एक समाज जहाँ विशाल संख्या में अंतर विरोध मान लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्रिएटिव सोसाइटी इसीलिए है क्योंकि उसमें मान लिया गया और उसको फिर रिमूव कर दिया जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट भी यही तो करती है। जैसे मान लो नक्सलवादी जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, आइडेंटिफाई करती है कि जैसे ये नक्सल इलाका है तो उसको पे लोकेट करेगी, पर लोकेट करके धीरे धीरे उसको रिमूव किया जाता है। तो वैसे क्रिएटिव सोसाइटी में ये चीज़ों के जो बैरियर होंगे उनको दूर किया जाएगा। यहाँ पे क्या बोला कि स्वीकृत कर लिए जाते हैं, मान लिया जाता है और उस पर कुछ काम ही नहीं कर रहा है, नहीं ये चीज़ नहीं। और ऐसे भी अगर आप दूसरा उठाओगे तो आंसर आ गया, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, सिमिलर माइंडसेट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2011 के अभी करेंगे, जस्ट आगे 2023 में सेम रिपीट हुआ है, सेम पैसेज भी रिपीट हुआ था, ठीक है। अब आगे देखो, लेखांश के अनुसार सामाजिक आंदोलनों की अभिव्यक्तियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। अब देखो पहले सोशल मूवमेंट पता होनी चाहिए। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए जीएस का नॉलेज ज़रूरी है। अब आपको यही नहीं पता सामाजिक आंदोलन क्या हो, तो फिर इस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप पैसेज पढ़ के भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभिव्यक्तियाँ क्या होती है ये पता होनी चाहिए। तो अभिव्यक्तियाँ मतलब ये होती है कि वो कैसे मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे अभी अब देखना, बीजेपी का जो है मैनिफेस्टेशन आएगा कि हम 2024 के चुनाव को लेके कैसे करेंगे, मतलब वो आगे प्लान प्रोसीजर उसका क्या रहेगा, हम क्या करना चाहते हैं, देश को लिए क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो सोशल मूवमेंट का मैनिफेस्टो क्या होता है भाई, जैसे कोई भी सामाजिक आंदोलन हो रहा है तो वो क्या करना चाह रहा है, समाज में सभी सी बात हो, समाज में सुधार लाना चाहेगा ना, सिंपल सी बात है। अब ये को जरूरी पैसेज अपन पढ़े इसके लिए, अपन पता है कि सोशल मूवमेंट ही क्यों होता है। जैसे मान लो भीमराव अम्बेडकर ने किया, ज्योतिबा फुले ने किया, ठीक है, जितने भी सोशल मूवमेंट रहे हैं, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में पढ़ते हो, सोशल मूवमेंट का मतलब ही क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इनकी अभिव्यक्तियाँ कौन सी होती है। जैसे अब ध्यान से देखना, जैसे ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने कास्टिज्म का विरोध किया, तो उन्होंने क्या किया, एजुकेशन को प्रमोट किया, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया। उन्होंने ऐसा नहीं कि क्रांति छेड़ी थी, तो अब पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत जाएगा, ठीक है। आक्रामकता और दाहक होना, ये क्रांतिकारक आंदोलन है। अगर आप जिसका पीसीआर मान लो कि पॉलिटिकल साइंस जिसका ऑप्शनल है उसको पता होगा, या फिर जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल होगा उनको भी पता होता है, ये क्रांतिकारक आंदोलन होता है। जैसे 1857 की क्रांति देखो, उसको क्रांति, ये भी अगर आप पढ़ोगे, अब जिसका ऑप्शनल अच्छा होगा वो पता रहेगा कि आंदोलन और क्रांति में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व, अगर जिसको ये चीज़ पता होगी उस आधार पर आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। अब जैसे कि जिसका सोशोलॉजी ऑप्शनल है, एक चैप्टर ही है एक स्टेट करके, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो सामाजिक आंदोलन समाज के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से बदलाव लाने की प्रक्रिया है। और क्रांतिकारक होता है कि एक आक्रामकता होती है उसमें, और स्वाभाविक सी बात है उसमें हिंसा होगी। क्रांति का मतलब ही होता है हिंसा, ये चीज़ याद रख लेना। पर सामाजिक आंदोलन कोई ज़रूरी नहीं कि हिंसा हो, बस पहली बात यही चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, कट ऑफ गया, ठीक है। चौथा ऑलरेडी ऑटोमेटिक सही हो गया। अब देखो दूसरे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, मतलब यहाँ देखो, समाज के अवमानित वर्गों को विशेषाधिकार और आत्मसम्मान प्रदान करने के, तो ये जो मैं बोला सामाजिक आंदोलन होगा तो समाज के लिए होगा। असमाजिक बात, अवमानित वर्ग जिसको मान लो कि कोई राइट्स नहीं दिए गए सोसाइटी में, उनको विशेषाधिकार और आत्मसम्मान प्रदान करना पॉजिटिव बात है। और मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन की थीम ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तो आएगा। अब देखो 2 और तीसरे में बाह्य बलों द्वारा उकसाया जाना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई भी सामाजिक क्रांति होती है या सामाजिक आंदोलन होगा वो समाज के भीतर से होगा। जैसे मान लो कि भीमराव अम्बेडकर थे, तो भाई वो समाज के उनके जब वो खुद प्रताड़ित हुए इन चीज़ों से, तो उनको लगा कि हाँ नहीं ये बदलाव होने चाहिए, तो उन्होंने फिर वहाँ से बदलाव लाया। चाहे आप ज्योतिबा फुले देख लो, समाज के भीतर से आएगा, ऐसे नहीं कि बाहर का कोई विदेशी आया फिर वो यहाँ पे समाज में बदलाव लाना चाह रहा है, सामाजिक आंदोलन कराना हो। जब तक समाज की ही डिमांड नहीं होगी, समाज नहीं चाह रहा कि हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए,
तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं। तो ये गलत है कि बाह्य बलों द्वारा उकसाया जाना, नो। अगला देखो, सामाजिक समानता और व्यक्ति स्वतंत्रता की तलाश। हाँ, ये बात तो सभी सी बात है, सामाजिक आंदोलन तभी तो आते हैं। जैसे मान लो कि किसी को राइट्स नहीं मिलते, जैसे याद करो कि जैसे दलित जो लोग होते हैं उनके साथ मान लो कि अगर आप पहले पढ़ोगे कि जैसे उनको कुएं पे पानी भरने का भी राइट्स नहीं थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो सामाजिक समानता चाहिए ना, कि भाई सब लोग वहाँ से पानी भर रहे तो हम क्यों नहीं भरें, वो सब लोग स्कूल जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं स्कूल जाए। तो सामाजिक समानता, देखो कितनी पॉजिटिव बात है, सिलेबस की बात है। तो ये चीज़ समझो, इसलिए आंसर का पार्ट बनेगा ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये व्यक्ति स्वतंत्रता ये फंडामेंटल राइट ही है, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश पढ़ने की। अरे वर्ड लिख लेना कि कौन से इंग्लिश वाले वर्ड पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। ठीक है, देखो लेखांकन के संदर्भ में निम्नलिखित छोड़ो, डायरेक्ट यहाँ बस ये जरूर पढ़ लेना, परंतु ये पढ़ो ना पढ़ो परंतु ये जरूर पढ़ लेना इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सृजनशील समाज बनने के लिए विविध प्रकार के सामाजिक आंदोलन का होना अनिवार्य है। ये तो बात सही है। अब देखो यहाँ पे अनिवार्य के लिए इसने नेगेटिव वर्ड नहीं यूज किया है, यहाँ पे देखो इन्होंने यूज किया है इसेंशियल। तो ये पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि अनिवार्य के लिए इसने कौन सा वर्ड यूज किया है, क्योंकि हिंदी में तो बहुत सारे वर्ड के वही आता है अपने एसेंशियल। देखो यहाँ पे अत्यावश्यक है, इसके लिए इन्होंने यूज किया है इम्परेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वर्ड है। अरे बात सही है, सृजनशील समाज बनने के लिए अगर सामाजिक आंदोलन नहीं होगा तो समाज में, सोसाइटी में बदलाव कैसे होगा, और बदलाव नहीं होगा तो समझ पता क्रिएटिव सोसाइटी कैसे बनेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ है, तो ये सही है। अगला देखो, सृजनशील समाज बनने के लिए संभाव्य, देखो ये वर्ड जीएस आपके 2023 में कम से कम 5-6 क्वेश्चन जीएस में आए हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है, प्रोबेबल स्टेटमेंट है ये। और ये लिख सकते हो रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट, तो होना ही चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। संभाव्य अंतर विरोधों और संघर्षों को होना आवश्यक है, तो ये अपन ऑलरेडी अपन यहाँ पे पढ़े भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अंतर विरोध और संघर्षों को होना अत्यावश्यक है, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ड है, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव वर्ड नहीं दिया। और आगे देखना, जहाँ अत्यावश्यक लिखा रहता है, अनिवार्य लिखा है तो कटता है, वहाँ पे देख लेना इंग्लिश का वर्ड उन्होंने अलग यूज किया है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना, कौन से पॉजिटिव वर्ड है कौन से नेगेटिव वर्ड है, तो दोनों के दोनों सही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये वर्ड लिख लेना, एसेंशियल वर्ड पॉजिटिव यूज़ कर रहा है यहाँ पे, वहाँ पे नेगेटिव यूज़ करेगा। अब अगले पैसेज की तरफ बढ़ो। यही क्वेश्चन आपके जीएस 2023 में भी आया है, सॉरी सीसेट में। मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट होते हैं पेपर, और मैं फिर बार बता रहा हूँ, पर हाँ वो ऐसे नहीं है कि आपको पता लगेगा। अब जैसे इसी का क्वेश्चन है, अगले वाले का है, आएगा एक और, ठीक है। अभी तक देखो, ध्यान से देखो, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, इधर आ जाओ, सही पूछ रहा है, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, पाँचों स्टेटमेंट कभी सही नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांसेज हैं, जैसे अपने एनालाइज करके देख ही लिया है, बहुत रेयर चांसेज होते हैं कि 5 स्टेटमेंट तो ऐसे कभी कभी सही होंगे। 4 वाला एक बार सही हुआ था, 2011-2023 तक अपन देखे थे, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो, बढ़ती मानव जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ेगा, ध्यान से समझना। बढ़ती मानव जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे इंडिया की अभी पॉपुलेशन चाइना को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसके प्रतिकूल प्रभाव मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, तो सबाई सी बात है, क्वेश्चन की डिमांड होगी नेगेटिव, तो अपन नेगेटिव को नेगेटिव देखेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखना, आध्यात्मिक परितोष पर अब सोचो कि जनसंख्या बढ़ी, उसका आध्यात्मिक से क्या ही मतलब, आध्यात्मिक इज आउटर वर्ल्ड, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही तो इनर वर्ल्ड मतलब कि जिस संसार में आप रह रहे हो वहाँ दिक्कतें होगी, और आध्यात्मिक वर्ल्ड एक बाहर वाली चीज़ है, और वो एक इंटरनल चीज़ है, मनुष्य के आंतरिक चीज़ है वो। तो आंतरिक और स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो कि ध्यान से समझना, आत्मा के लिए क्या चाहिए, भजन चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, उसके लिए खाना नहीं चाहिए, खाना तो अपने शरीर के लिए चाहिए, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये चीज़ याद रख लेना, बढ़ती मानव जनसंख्या का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये कटेगा। अब आ जाओ, देख स्वाभाविक बात है, जो सिंपल सा देखो, अब 5 स्टेटमेंट तो आएगा, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पे तो पड़ेगा, देखो कैसे पड़ेगा, ध्यान से समझ लो। बढ़ती मानव जनसंख्या, ध्यान से समझ, ये कोई इलाका था पहले, यहाँ पे ओनली पहले जनसंख्या थी 10 लोगों की थी, मान लो इन 5 इस घर में रहते थे, 5 इस घर में रहते थे, और चारों तरफ पेड़ है। अभी जनसंख्या हो गई 50, सोचो कि स्वाभाविक सी बात है, क्या करोगे, इन पेड़ों को काटोगे तभी तो जनसंख्या को बसाओगे, तो ये तो प्रभाव पड़ेगा सीधा सीधा,
ठीक है। अगला देखो, पे एलाउंस जल पर स्वाभाविक सी बात है, ग्राउंड वाटर देखो भारत की क्या स्थिति हो गई है, कितना ख़राब हो गया। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया था अब की बार। पे एलाउंस जल पे पड़ेगा प्रभाव, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये गया आंसर आ गया। सौंदर्य परक आनंद पर उस पर कोई मतलब नहीं है। अब सौंदर्य परक आनंद का मीनिंग बहुत सारा वाइड होता है, तो वाइड क्या मतलब है, हो सकता है यूपीएससी क्या ले रहा है उससे क्या मतलब है, तो ये कभी नहीं आएगा। खाद्य और रेशे के उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे सही पड़ेगा जनसंख्या। इनडायरेक्ट वैसे पड़ेगा, ये डायरेक्ट प्रभाव की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, इसी थोड़ा यही अप्रोच याद रखना कि जीएस में जब प्रभाव की बात करते हैं तो अपन ऑल आंसर लेते हैं, पर सीसेट में याद रखना ही नहीं, सीसेट में अपने को स्पेसिफिक चलना होता है, क्योंकि ऑलरेडी अपने को पैसे दिया उसी में से आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक आंसर होगा। स्पेसिफिक आंसर होगा तो अपन वाइड अप्रोच यहाँ पे नहीं अपनाएंगे, ये चीज़ याद रखना। यही जीएस और सीसेट में ट्रिक का अंतर है। जीएस में अपन वाइड अप्रोच लेके चलते हैं, उसमें ऑल ऑप्शन को मानते हैं जब प्रभाव की बात आती है। और याद रखना कि सीसेट में कभी भी अपने को स्पेसिफिक डिमांड लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो पैसे से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये रीजन समझने पर, इसीलिए ना इसमें ऑल आंसर की जो प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाती है, ये है रीजन इसका सबसे बड़ा रीजन। अब देखोगे तो एक तरीके से पे एलाउंस जी ये वाला खाद्य और रेशे उत्पादन वाला, इस पर इनडायरेक्ट वैसे तो प्रभाव पड़ेगा, हो भी सकता है कि बढ़ भी जाए, अब इसके बारे में अपन कंफर्म नहीं है, इसीलिए अपन इसको आंसर का पार्ट नहीं मानेंगे। ये चीज़ समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ। क्यों देखो, खाद्य रेशे का उत्पादन, जैसे अभी देखो बायोटेक्नोलॉजी आ गई, बायोटेक्नोलॉजी आ गई तो स्वाभाविक बात है आजकल देखो कम एरिया में ही अपन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर पा रहे हैं। और पुराने ज़माने में जब मान लो कि जब जनसंख्या नहीं थी, उस टाइम में अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अपन पारंपरिक जो है वही चीज़ यूज कर रहे थे, तो तब भी प्रोडक्शन बहुत कम था। अपन तो आज जो कम लैंड यूज कर रहे हैं, अपन प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसीलिए अपन इन क्वेश्चनों में स्पेसिफिक जो है उसी का ही यूज करेंगे। समझ में आया? जी सर, पैसेज में भी दिया हुआ है मगर कि खाद्य और रेशों के बारे में भी इससे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं 12 बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना, स्पेसिफिक क्वेश्चन की डिमांड जब होती है, पहली बात देखो ऑप्शन भी इन्होंने ऐसे बनाए हैं ना, जब थर्ड आएगा तो फिर सब ऐसी बात है, ये ऑप्शन ऑलरेडी ऐसे ही कट गए सारे, तो क्या करोगे अब? पढ़ना ऐसे भी मैंने किया है, उसका आंसर दिया हुआ सारा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चनों के मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब एक आंसर ऐसे मिल जाए, अगर ऐसे आंसर नहीं मिले, जो इन्वर्टेड कॉमा वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा वाले, तो ये जो लाइन है, जो यही लाइन आप पैसेज में खोजोगे और इसके ऊपर की 3 लाइन पढ़ोगे, नीचे की 3 लाइन पढ़ोगे, आंसर मिल जाएगा आपको। एक तो जब पैसेज पढ़ के करना है तब उस टाइम बता रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, इन परिवर्तनों में से कुछ लोगों को वस्तुतः हानि हुई है। ये खुद ही बोल दिया है कि जो भी पैसेज में बात हो रही है, जैसे आपने देखा कि जो भी परिवर्तन हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या से जो भी परिवर्तन हो रहा है, उससे कुछ लोगों को तो हानि हुई है। तो मतलब क्वेश्चन का डिमांड क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। देखो कुछ वर्ड बोला है, कुछ, भाई स्वाभाविक बता रही है, तो पॉसिबल स्टेटमेंट हो गया ना भाई। स्वाभाविक एक व्यक्ति पे प्रभाव पड़ गया नेगेटिव, तो स्वाभाविक बात है वो आंसर होगा, तो ये वही बात बोल रहा है, तो ये तो आंसर का पार्ट बनेगा, ये आंसर का पार्ट बनेगा। तो ये तो गए 2 ऑप्शन। तो अब आगे देखो, खाद्य और रेशों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए पर्याप्त प्रयास ही नहीं हुए हैं। अब देखो कितना नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव इन द सेंस कि इसको बोलोगे नैरेटिव वर्ड, मतलब कि क्या बात करोगे, आता प्रयास ही नहीं हो, इतना टेक्नोलॉजी इस लेवल पे चली गई है। तो ये मैंने क्या बोला, नोट वाले स्टेटमेंट होते हैं मोस्टली गलत होते हैं, और ये सीसेट में ट्रिक लगती है, जीएस में भी लगती है, सीसेट में भी लगती है। और ये मान के चलो 80 to 90 स्टेटमेंट गलत होते हैं इसी टाइप से। देख तो ऑब्जर्व करो, अपने उधर भी 2 स्टेटमेंट गलत किए थे, ये भी गलत है, ठीक है। और ऐसे भी देखो, अगर एक चीज़ देखोगे, ऑप्शन में अपने को जरूरत थी ही नहीं 2 के पढ़ने की, तो ये तो मैं बता रहा हूँ, पर एग्जाम में ध्यान रखना ये चीज़। जैसे ये कटा, दोनों कटा, तो ऑलरेडी 2 की पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगला देखो, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों में अपरिवर्तनों से अल्पावधि में कुछ लोगों को चाहे क्षति पहुँच सकती हो, किंतु दीर्घावधि में सभी लोगों को लाभ पहुँचेगा। ये देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऑल वर्ड। अब यहाँ पे आओ दो इंग्लिश में, इन द शॉर्ट टर्म सम पीपल में बी हार्म बट इन द लॉन्ग टर्म एवरीवन देखो वर्ड गलत, तो ये एक्सट्रीम वर्ड लिखते जाना। ऑल मैंने बोला था, एवरीवन हो गया, ठीक है, उसमें भी आया था, तो ये सभी ऐसा सही होगा कि सभी को दीर्घावधि में लाभ पहुंचेगा, तो फालतू की बात बोल रहा, ठीक है। तो आंसर आ गया, ठीक है।
अब मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये वर्ड पकड़ो, और ये तभी पकड़ पाओगे जब पेन कॉपी चलाओगे, अपना पेन लेके चलाओगे, देखिए वर्ड पकड़ोगे तब। यही ऑब्जर्वेशन वाली बात है और कुछ ही नहीं है, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ एक्सट्रीम वर्ड छूट गया। अब आगे देखो, लिखा समझ में खत्म, छोड़ो डायरेक्ट यहाँ पढ़ो, सही पूछ रहा, ध्यान से देखो आप। मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों को अपरिवर्तित करना अत्यावश्यक है। अब देखो यहाँ अत्यावश्यक के लिए क्या बोला है, इम्परेटिव वर्ड बोला है, मॉडिफाई द, देखो इट इज़ द इम्परेटिव टू मॉडिफाई द अर्थ इकोसिस्टम फॉर द वेल बीइंग ऑफ मैनकाइंड। क्या जरूरी है, पारिस्थितिक तंत्रों को अपरिवर्तित करना अत्यावश्यक है। ठीक है, तो ये एकदम बहुत नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ मानव जाति कल्याण के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को अपरिवर्तित करना अत्यावश्यक है। मतलब ये कि आप इकोसिस्टम खराब कर दो, बायोडाइवर्सिटी खराब कर दो, ये जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं। इकोलॉजिकल बैलेंस को लेके आपको, इसीलिए तो आजकल किसकी बात चल रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्यों बात चलती है, ताकि अपन इन्वायरमेंट को भी चले लेके चले। ठीक है, साथ के साथ अपने जो है लोगों की जो डिमांड है उसको भी फुलफिलमेंट चले। तो SDG गोल्स जो हो गए वो किस लिए, इसीलिए तो है। तो भाई ऐसा नहीं कि अपन चेंज करें, वहाँ के इकोसिस्टम को ख़राब करें, ये गलत बात है। अगला देखो, प्रौद्योगिकी कभी भी पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सभी वस्तुएं सेवाओं को स्थान ही नहीं ले सकती। तो गलत बात है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी आंसर आएगा। फिर याद करो, देखो नोट वाला स्टेटमेंट गलत होता है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। ठीक है, इनको लिखना चाहते हो तो ये दो लिख लो, दो ये देखो, एक तो फोर्सेबल स्टेटमेंट है ये, ठीक है, और ये वाला एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो देखो आप, देखो ये है इथिक्स का, मैं फिर बता रहा हूँ, इसलिए हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप इथिक्स नहीं पढ़े रहोगे तो अब ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए कंप्रेंशन भी ऑलरेडी डिमांड करती है कि आपको मेंस का तैयारी होना चाहिए। अभी तक देखो, कौन सा लेखक विचार सर्वोत्तम वर्णन करता है। सर्वोत्तम वर्णन करने का मतलब ये होता है कि हो सकता है कुछ विचार हो, परंतु सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आप देखो, नैतिक करते मतलब एथिकल एक्शन जो बात बोल रहा है, एथिकल एक्शन की जो बात बोल रहा है, नैतिक कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपने विवेक का प्रयोग आवश्यक है। ये बात तो स्वाभाविक सी बात है। जब तक आपको यही नहीं पता कि कौन सा एथिकल एक्शन होता है, कौन सा नहीं होता है, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपके विवेक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ए मॉरल एक्ट कॉल्स फॉर यूजिंग ओवर डिस्क्रिशन। ठीक है, तो विवेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉजिटिव बात है। स्वाभाविक बात है, रेशनल डिसीजन आप कैसे लेते हो, अपने सही विवेक का यूज़ करते हो तो लेते हो। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कौन सा एथिकल एक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। जैसे मान लो कि एथिकल एक्शन क्या होगा, जैसे मान लो कि कुछ समाजों में माना जाता है कि जैसे कि स्त्री को पूजा जाता है, परंतु वो एक दूसरा वही समाज है जहाँ स्त्री को मारा भी जाता है। तो जो विवेक ही तो बताएगा कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सा बुरा है, कौन सा एथिकल एक्शन है। अब अनैतिक कृत्य को भी आप जो है वो नहीं बता सकते कि नैतिक कृत्य है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके लिए अपने स्वाभाविक बात है विवेक का यूज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो सही आएगा, तो ये तो गया। अब देखो ध्यान से, किसी स्थिति के प्रति मनुष्य को अविलंब प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अविलंब का मतलब समझ रहे हो कि जस्ट ये बोलते फास्ट एक्शन वाली बात, नो, हमेशा ये अप्रोच नहीं रहनी चाहिए। जैसे बोला जाता है ना कि जैसे मान लो कि इमीडिएटली एक्शन जो होता है। अब देखो, जैसे मान लो कि पाकिस्तान ने मान लो कुछ किया, अब ऐसा नहीं कि भारत फट से उस पर पलट क्या करेगा तो मतलब युद्ध हो जाएंगे इस कंडीशन में। वही नहीं कि मतलब कुछ क्षण भी आपने नहीं लिया। अभी देखो, पहले स्टेटमेंट अपने को बात करा है, विवेक की बात कर रहा है, तो विवेक से क्या, अगर सोच समझ के ही अपने को आंसर लेना चाहिए। तो ये देखो कॉन्ट्राडिक्शन है पहले और दूसरे स्टेटमेंट में। ठीक है, एल्यूमिनियम प्रतिक्रिया तो ऐसा भी नहीं, बहुत सोच समझ के जो रैशनल व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जो इथिक्स का अगर आप पढ़ोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो चैप्टर है, टॉपिक है 4, तो उसमें बात बोली गई है कि जब भी आपको रिएक्ट करना होता है तो कैसे क्या सोच समझ के फिर करना होता है। ठीक है, तो ये गलत है दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी वैसे। आगे देखो, मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। अब ये देखो, एक्सट्रीम वर्ड हो गया, एक्सट्रीम वर्ड इन द सेंस कर्तव्य पालन करने के लिए। अब ये कोई मान लो कि आपको नेगेटिव बात भी बोल रहा है, कि मान लो किसी बोल रहा है कि आप आतंकवाद को फैलाओ, ठीक है, जातिवाद को फैलाओ, या घृणा को फैलाओ, हेट स्पीच को बढ़ावा दो। अगर आपको ऐसा ऑर्डर
बोला जा रहा तो गलत है ना, क्योंकि आपको विवेक का यूज करना। मैं फिर बता रहा हूँ ये सब इससे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। यहाँ पे जब पहले में बोले विवेक का आवश्यक है, क्योंकि वो एथिकल एक्शन के बारे में बताता है। अगर आप मान लो कर्तव्य पालन कर रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते हम ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत IPS ऑफिसर होते हैं पॉलिटिकल जब प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे IPS जो साफ मना कर देते हैं, ठीक है कोई नहीं, हमें अगर आप हटाना चाहते हो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बहुत सारे IPS हो गए, IAS अधिकारी, उनका ट्रांसफ़र क्यों होता है? इसीलिए होता है कि वो नेताओं की बात नहीं मान रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये चीज़ एथिकल नहीं है तो मैं क्यों करूँ इस चीज़ को। तो ये चीज़ याद रखना, इसलिए गलत है। अब आगे देखो, नैतिक होने के लिए मनुष्य की रूढ़ी की अवज्ञा करने में समर्थ होना चाहिए। देखो मैं यही एग्जांपल जो दिया, IPS जो IAS अधिकारी हो गए, तो ये क्या होंगे? स्वाभाविक सी बात है कि जो भी अधिकारी अगर मान लो कि वो नेता लोग बोल रहे हैं, अगर इनको लग रहा है कि भाई ये नैतिक नहीं है तो क्यों करेंगे? वो मना कर देंगे उसको। स्वाभाविक सी बात है ना, तो ये अच्छी बात है। अब मैं फिर बता रहा हूँ ये क्लियरिटी जब भी आएगी जब आप एथिक्स का सिलेबस पढ़ा हुआ है, कौन से एथिकल स्टेटमेंट होते हैं नहीं तो नहीं पता नहीं चलेगा फिर कौन सा स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए। देखो इनका जो ये जो चारों ऑप्शन थे ना, जिसने इसको समझा वो दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेगा। ध्यान से देखना, लेखे के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन नैतिक कृत्य की निकटतम परिभाषा है? अब एथिकल एक्शन की बात बोला है। अब देखो इथिक्स में सारी सब चीज़ें पढ़ोगे आप, तब GS 4 पढ़ोगे तो एथिकल एक्शन क्या होता है। आप कौन ज्वाइन कर रहे हैं? वैशाली इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो? हेलो हेलो, कहाँ रहते हो वैशाली? 7:30 बजे क्लास होती है फिर भी आप ज्वाइन नहीं करते हैं? सर हम वो देख लेते हो उसकी बात की देख लेते हैं, मतलब वो जो डाउनलोड हो जाती है ना बाद में। अच्छा, ऑफलाइन क्लास देख लेते हैं। चलो ठीक है, पेपर लेके बैठो 2011 का CSET, ठीक है, हार्ड कॉपी में। चलो ठीक है। देखो अब एथिकल एक्शन की बात बोल रहा है, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या बात की, एथिकल एक्शन कौन सा होता है जिसे विवेक पर देखो यही पर डायरेक्ट आंसर आएगा इससे। यह वरिष्ठों के आधिकारिक आदेशों पर आधारित यांत्रिक करते हैं, गलत। देखो यहाँ पे मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो ये वाला ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? स्वाभाविक सी बात है कि ऑफिशियल मैंने क्या बोला, जो IAS अधिकारी होते हैं वो नेताओं का अगर मान लो ऑर्डर का पालन कर रहे हैं तो फिर वो नहीं, तो उससे गलत काम भी करवा सकते हैं उससे, तो ठीक है। यह अपने विवेक बोध पर आधारित करते हैं, यही तो बात बोला गई है। देखो एथिकल एक्शन की यहीं पे बात बोला गया है, तो यही आंसर है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये तो गलत था ही, ठीक है, ये सही है। अभी देखो यह उद्देश्य की सुस्पष्टता पर आधारित चतुर करते हैं। सुस्पष्ट वर्ड, इस टाइप के वर्ड GS में भी स्टेटमेंट गलत होते हैं, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो ये गलत है। ये समझ पर आधारित धार्मिक करते हैं, फालतू की बात कर रहा है। एथिकल एक्शन सीधी सी बात है, यहाँ जब बोल दिया, अगर आप पहली ये लाइन पढ़ोगे, एक नैतिक कृत्य हमारा अपना कृत्य होना चाहिए और हमारे अपने संकल्प से प्रस्तुत होना चाहिए, ना कि कोई धर्म वरम रिलीजन, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो खुद से पढ़ोगे जब पता लग जाएगा, आप पैसेज पढ़ोगे तो। अभी देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो इसका, सर इसके आगे एक और आएगा इसका क्वेश्चन। देखो लेखांश में एक कथन है कि समय को धारा के प्रवाह के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देना। जैसे मान लो कि वो रिवर बह रही है, रिवर का फ्लो इधर है, और इसमें कोई भी लकड़ी अगर आप डालोगे तो इधर ही फ्लो होगी। उसका रीज़न है कि ये लकड़ी नहीं बह रही है, ये धारा जिधर बह के लेके जाना चाह रही है उधर ही बह के जा रही है। तो इसका मतलब जो जैसे देखो ना, अभी भारत में हेट स्पीच वाली जो भावना बढ़ रही है या धार्मिक अतिवाद वाली जो भावना बढ़ रही है, उसका रीज़न क्या है कि पूरा फ्लो है, BJP है, पता है उनको कि BJP इसी टाइप का माइंडसेट है, धर्म को इस टाइप का बढ़ावा देती है, हिंदू मुस्लिम को, इन चीज़ों को। तो रीजन क्या, मेन स्ट्रीम में यही चल रहा है, तो लोग भी ऐसे ही बहते हैं, गौ हत्या, ठीक है, मॉब लिंचिंग, ये सब चीज़ें होता है, ठीक है, लव जिहादवाद हो गया, ये सब सारी चीज़ें। अब इसका रीज़न ये नहीं कि लोग जा रहे हैं, लोग भाई बहरी धारा ऐसी बह रही है अभी, ठीक है, हिंदूवाद की विचारधारा, इस टाइप की विचारधारा बह रही है, तो लोग ऑटोमेटिक उस विचारधारा को फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। तो धार्मिक अतिवाद जब भी फैलता है इसी कारण होता है कि फ्लो ऐसा है, हवाई ऐसी चले, इसलिए बोलते हैं ना कि जैसे अभी देखो चुनाव नहीं हुए, पहले पता कि BJP जीतने वाली है, क्यों भाई धाराएं बह रही है कि BJP का इतना प्रभाव है कि सामने कोई अपोजिशन ऐसा है नहीं, तो जो भी होगा इन्हीं के सपोर्ट में, इसलिए बोले थे भाई मोदी की लहर में सबको जीत जाता है, कोई किसी को भी लड़वा दो जीत जाएंगे। तो ये बात वही बोले कि रिवर का जब फ्लो रहेगा
तो ऑटोमेटिक जो लकड़ी इसमें डालोगे तो उस रिवर के अकॉर्डिंग फ्लो होगी, वो अपने वेग के कारण नहीं होगी। इसका मीनिंग समझ में आ गया। अब देखो इसको क्वेश्चन पढ़ो, इसमें कौन से इसी कथन के निकटतम अर्थ है। अब ध्यान से समझना, व्यक्ति अपने तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, ये बात सही है। ये लकड़ी अपने वेग के अपने अनुसार नहीं चल रही है, नदी के प्रवाह के कारण चल रही है। तो वैसे व्यक्ति जो मान लो कि अभी धार्मिक अतिवाद हो गया, इसमें बह रहे हैं, ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि अपने जो लॉजिकल जो है आर्गूमेंट है। इसलिए देखो ना, जैसे रवीश कुमार जैसे लोग हैं, सारे जो मान लो कि जितने भी न्यूज़ चैनल है वो सब गवर्नमेंट के सपोर्टिव हो गए हैं। और रवीश है कि उस इसलिए रवीश कुमार बोलता है कि मैं जब भी कभी मुझे याद किया जाएगा तो उस टाइम याद किया जाएगा सब गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे और मैं एकदम अपोजिशन में खड़ा था, क्योंकि वो अपनी तर्क बुद्धि का यूज़ करता है और वो लोग तर्क बुद्धि यूज नहीं करते, क्योंकि वो अपना बेनिफिट देखते हैं। तो ये बात सही है, ठीक है। वह प्रभाव दबाव के प्रति अति प्रभाव, ये बात सही है, क्योंकि जो रिवर का जो फ्लो है ये क्या होता है, दबाव ही तो है जो इसको बहा के लेके जा रहा है इधर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए तो वो होता है। तो ये हो गया काम से, ठीक है। अब आगे देखो, वह कठिनाई चुनौती सामना ही नहीं कर सकता, ये तो फालतू की बात है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। वह लकड़ी कुंदे समान है, जैसे इलॉजिकल बात, ठीक है। तो ये गलत है, दोनों आंसर 1 और 2 सही है इसका। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये है कि आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आगे देखो, ध्यान से मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस टाइप के जो इन्वर्टेड कॉमा वाले आते हैं, अगर मान लो जिनको आंसर नहीं मिलता हो तो इस लाइन को खोजोगे आप पैसेज में जाके, उससे ऊपर 3 लाइन पढ़ोगे, नीचे 3 लाइन पढ़ोगे, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, यह लोक प्रत्यक्षता उनके लिए नहीं है। तो भाई सबाइश बात है, किन की बात कर रहा है, नेगेटिव लोगों की बात कर रहे। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जैसे अपन बोलते हैं ना, समाज में जो बहुत निकम्मे लोग होते हैं, कुछ काम धाम करते नहीं हैं, तो बोलते हैं कि ये क्या है, फालतू धरती के बोझ है यहाँ पे, मतलब एक ग्रामीण लोग कहावतें है ये, ठीक है। तो ये मतलब स्वाभाविक सी बात है, ये लोग प्रत्यक्ष तो उनके लिए नहीं है, मतलब दैट्स नेगेटिव साउंड है इस स्टेटमेंट में, जो ये प्रदर्शित करता है कि ये इस टाइप के जो फालतू के बोझ है तो किन के लिए नहीं। अब देखो ध्यान से समझना, विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता चाहते हैं, तो ये तो फ्रीडम फाइटर की बात कर, फ्रीडम फाइटर को तो भाई भारत में पूजा जाता है, भारत के पूरे विश्व में पूजा जाता है, ये तो पॉजिटिव लोग है। अब जो क्वेश्चन की डिमांड है नेगेटिव लोगों को खोजना चाह रहे हैं, तो पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ याद करो, मैंने बोला था जो कम स्टेटमेंट हो तो आंसर कभी नहीं बनते। अब आगे देखो, क्रांतिकारी बन जाते हैं, फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे हो गया, ये सब चीज़ें इनको आज भी याद रखा जाता है, तो ये तो पॉजिटिव लोग हैं। काटो, आंसर आ गया। अब कौन से भूखमरी और दुख का जीवन जीते हैं, जो मतलब लाचारी में जीवन जीते हैं, ऐसा नहीं है। देखो एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ पे ये सेंस लेना है, भूखमरी और दुख का जीवन जीते हैं मतलब जी रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, भूखमरी को रिमूव करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, शराब पी के रह रहे हैं, तो वो लोग सभी सी बात है कि नहीं है, उन लोगों के लिए लोग ये प्रत्यक्ष ये जो है संसार नहीं है उन लोगों के लिए, तो दैट्स द नेगेटिव, यही आंसर है, ठीक है। अब आगे देखो, कौन कौन सी उपयुक्त मान्यताएं वेद है, ये वेद छोड़ो, चक्रों में, अगर इनके चक्रों में पढ़ो तो कभी क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ। पैसेज में एक चीज़ याद रखना, स्टेटमेंट से मतलब रखो, वो क्वेश्चन में क्या डिमांड रख रहा है, अगर ये समझने लगे ना तो कभी नहीं करोगे, एक फियर क्रिएट होगा। जो पढ़ के करते पैसे इसीलिए नहीं सोल्व होता, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, उसका रीज़न यही है। अगर आप इन वर्ड का मीनिंग, जैसे मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ा है कंप्रेंशन, मैंने एक चीज़ देखा, कोई टीचर बोलता है कि नहीं इन वर्ड्स का मीनिंग होता है, कुछ टीचर से बोलते हैं नहीं कोई मतलब नहीं, आप स्टेटमेंट से मतलब रहो। मैंने भी ये समझा कि यही स्टेटमेंट वाली अप्रोच ध्यान में रखो, कौन सा जनरल स्टेटमेंट है, कौन सा क्या है। अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर नहीं, वो समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन को। अब देखो ध्यान से देखना, विदेशी प्रभुत्व के अधीन एक देश आध्यात्मिक अनुष्ठान में मगन ही नहीं हो सकता, ये तो कितनी फालतू की बात बोल रहा है। अब इसका मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब देखिए इसीलिए बोला जाता है कि आपका जीएस का नॉलेज कितना वाइड होगा। सन्यासी विद्रोह हुआ था, याद करो, बंगाल में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो 1870 के उस दौर में, ये बहुत लंबा टाइम तक चला था ये सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह में क्या हुआ था कि जो साधु सन्यासी थे, सब उस टाइम भी तो साधु सन्यासी बन रहे थे ना, तो सोचो भारत उस टाइम गुलाम था तब भी तो लोग साधु सन्यासी बन रहे थे ना, तो ये क्या बात बोलो, मगर ही नहीं हो सकते, क्या बात करें, तो बहुत गलत बात है, ठीक है। तो ये चीज़ कट गया। अब देखो अगला, आध्यात्मिक अनुसरण में निर्धनता अवरोधक है, हाँ ये बात तो सही है। अब एक लोग कहावत है कि भूखे पेट राम को कैसे भजे, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, भूखा पेट है तो कब तक राम को भजेगा वो, तो निर्धनता तो अवरोधक है ना। गरीबी का मतलब ही क्या होता है, भुखमरी हो गया, ये सब सारी चीज़ें, तो ये बात तो सही है। देखो जनरल स्टेटमेंट है, कहीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो होगा, ये होगा तो इधर आ जाओ। अब देखो,
पराधीन जन लोग परलाइन बन सकते हैं। सकते वर्ड तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये तो एक गोल्डन ट्रिक है, चाहे जीएस और सीसीएट तो सब में लगती है। सकते हैं तो भाई स्वाभाविक सी बात है। और ऐसे भी एक स्टेटमेंट मीनिंग समझो कि जो पराधीन लोग होते हैं, अब इसके लिए मैं एक आंदोलन हुआ था बिरसा मुंडा वाला। बिरसा मुंडा को अगर देखोगे तो उसमें क्या बोला, बिरसा मुंडा क्या बोलता था कि जो अंग्रेजों की गोलियां जो बिंदु के जो पिघल जाएगी, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे बिरसा मुंडा के बारे में, कहावत है कि वो चमत्कारी था, ये था। तो ये कारण क्या है, पराधीन हो, आपके पास इतनी पावर है नहीं, तो आप फिर क्या करोगे, भगवान पे, इन चीज़ों पे, जो क्रिस्मेटिक चीज़ें हैं, मतलब चमत्कार, इन चीज़ों पे बिलीव करने लग जाओगे। जो लोग मेहनत करते हैं वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं। तो ये चीज़ सब एक सी बात है, बन सकते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी सम पॉसिबिलिटी, ये बात सही है, दो और तीन सही है। और सकते वाले मैं फिर 12 बता रहा हूँ सही होते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, उपयुक्त लेखांश की विषय वस्तु में किस पर केंद्रित। अब देखो यहाँ पे अपने क्या ऑब्जर्व किया, किसके बारे में बात करी है। पहले स्टेटमेंट देखा, जब दुखमरी हो जीवन, उसमें जीवन जीते हैं, या फिर ऐसे जो परेशान लोग हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात चल रही है। अब देखो किस पर केंद्रित होने का मतलब है कि पैसेज किसको बेस बना के लिखा गया है, किसके डायमेंशन है शो कर रहा है। उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा पे यही आंसर है। देखो आप जाके देखो, भूखमरी जीवन जीते हैं, मतलब उसकी माइंड मेंटेलिटी है कि कुछ काम करना नहीं चाहते, भूखमरी को नहीं हटाना चाहते, अपने दुख का जीवन को नहीं हटाना चाहते, निर्धनता अवरोधक है, ठीक है, या पलायन बन जाते मतलब उसकी मेंटेलिटी कैसी हो जाती है। तो उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा, भूखमरी दुख पर ऐसी कुछ ही नहीं है, सभ्यता विकास पर ऐसे कोई बात नहीं है, सामान्य लोगों के तन मन उस पर कोई मतलब नहीं है, मनोदशा पे माइंड सेट की बात की गई है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, कितना ईजी है। लेखांश के अनुसार मन और आत्मा की यंत्रणा क्या है, कारण क्या है। देखो एक चीज़ याद रखना, ये अगर आप जिसने मतलब थोड़ा बहुत धार्मिक नॉलेज है उनको पता होगा, आत्मा क्या होता है, आंतरिक चीज़ है, ध्यान से समझना, और मन क्या होता है, बाहरी चीज़ है। तो मन कब दुखी होगा, जब बाहरी चीज़ें नहीं मिलेगी, बाहरी चीज़ें मान लो लालसा है, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। और आत्मा क्या है, आंतरिक चीज़ है, जो आत्मा की जो आंतरिक संतुष्टि होती है वो नहीं मिलेगा। तो उन दोनों के बीच में जब अभाव रहता है, जैसे ध्यान से समझना, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मन सोच रहा है कि मेरे पास, ठीक है, फरारी कार होना चाहिए, या मान लो कि मुझे आईएएस अधिकारी बनना चाहिए, ध्यान से समझना, मन बाहरी तौर से सोच रहा है। और आत्मा सोच रही है कि नहीं, अपने को जो है मोक्ष सोक्ष इनकी तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। तो इन दोनों में संतुलन का अभाव है, ये दोनों एक चीज़ नहीं सोच रहे हैं। जब तक इन दोनों में इनबैलेंस रहेगा तब तक लोग दुखी रहेंगे, और यही सबसे मेन रीजन है संसार में दुख रहने का, यही सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दूसरी बात इस ट्रिक का भी देख सकते हो, और लगा किस में और लगा के बात चल रही है, ओनली ये स्टेटमेंट है जिसमें और लगा के बात हो रही है। और समाज वाला, अरे इस टाइप के अगर आप वर्ड समझोगे ना, जब 2 सेंटेंस की बात कर रहा है तो 2 सेंटेंस को इंक्लूड करने वाले एंड के लिए यूज करते हैं अपन। विदेशी प्रभुत्व का प्रभाव फालतू की बात है, विदेशी प्रभुत्व पलायन पर इच्छा बीते मान के कल। देखो मैंने बोला था बाह्य जीवन, मन क्या है, बाह्य जीवन, आत्मा क्या है, आंतरिक जीवन के बीच का संतुलन का अभाव, इसीलिए तो ये आदमी यंत्रणा का शिकार होता है, परेशान रहता है, ये हकीकत है। व्यक्ति की असमता के न तो वो क्रांतिकारी बन पाता, नहीं फालतू की बात बोला है, नेगेटिव स्टेटमेंट। हाँ, ये वाला जो पैसेज है ये यूपीएससी 2023 में डायरेक्ट रिपीट हुआ, डायरेक्ट इन द सेम क्यू स्टोन वाला है, थीम जो है थीम रिपीट हुई है, थीम। तो ये चीज़ मैं फिर बार बता, पैसे रिपीट क्या, जीएस क्या, सीसीएट क्या, हर जगह रिपीट होते हैं बस। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, की स्टोन वाला जो है हाथी वाला आया था, बस उसमें अंतर इतना ही है कि इसमें जो की स्टोन की जिसकी बात बोला गया है उसकी जगह वहाँ पे हाथी की बात बोला, और कुछ ही नहीं, वही सेम क्वेश्चन है ये वाला। अरे वही आंसर था, इसको अगर माइंड में रखते की स्टोन वाला तो आंसर निकाल सकते थे, एक बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, यही इस टाइप का क्वेश्चन बना था। ठीक है, अब देखो लेखांश का मर्म क्या है। ठीक है, अब थोड़ा मर्म मैंने क्या बोला था, कोई कंक्लूजन की बात बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है, ध्यान से समझ रहा है, और कुछ मैसेज देना चाह रहा होगा तो मैंने वो 3-4 डायमेंशन बताई थी, उसी में से आंसर होगा। अब ये ध्यान से देखना, समुद्र तारे का अपना एक पसंदीदा शिकार, तो मैंने पहले बोला नॉर्मल स्टेटमेंट है ये चीज़, नॉर्मल स्टेटमेंट कभी भी आंसर नहीं होगा इस टाइप का। कंक्लूजन पूछा तो मैंने क्या बोला, सार गर्भित होना चाहिए, वो कोई ठोस बात बोले या कुछ मैसेज दे, इंपॉर्टेंट मैसेज दे, वैसा है तो ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब आगे देखो, कुंजी, देखो एक और चीज़ ऑप्शन देखो, कुंजीशीलता तो आंसर इन्हीं में से होगा। तो ये चीज़ भी एक ट्रिक है, जीएस में लगता है, सीसेट में लगता है, जहाँ दोनों वर्ड शुरू हो रहा है तो वो आंसर उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है। अब देखो डी वाला, उत्तरी अमेरिका के प्रशांत सागरीय तट पर समुद्री तारा एकमात्र कुंजीशीलता जाती है, गलत, ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया, याद रखना एक्सट्रीम, एकमात्र तो
पता लगा कल ही वहाँ पे कुछ और पा गया तो फिर क्या बोलोगे कि दैट्स गलत। अब आगे देखो, कुंजीशीलता जाति की उत्तरजीविता पसंदीदा शिकार से निर्धारित होती है। अब यही तो चीज़ समझनी है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे की स्टोन बोला जाता है, टाइगर होता है, लॉयन होता है, इनको बोला जाता है किसी भी फॉरेस्ट इकोलॉजी के लिए। इसका रीज़न समझो, क्योंकि टाइगर जो लॉयन रहेगा वो हिरण को इनको खा जाएगा, ठीक है। रीज़न ये रहता है कि हिरण को नहीं खाएगा तो हिरण सारी घास को खा जाएगा, सारी घास को खा जाएगा तो सारा इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो ये फूड चेन होती है। तो इस फूड चेन में ऐसा नहीं कि भाई उसी की उत्तरजीविता इसके, देखो ध्यान समझना, की स्टोन इसलिए बोला जाता है उसको क्योंकि वो इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, उस वहाँ की इकोलॉजी के लिए। तो अगर ये कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ा भी होगा तो ये चीज़ समझो, तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है वो। तो उसके ऐसा नहीं कि भाई हिरण रहेगा तभी, तो ये तो और किसी को खा लेगा, गाय को खा लेगा, ठीक है, और किसी को भी खा लेगा। ऐसा नहीं कि एक उस पर निर्भर करता है, नो नेवर। अब ध्यान से देखो, कुंजीशीलता जाति की विविधता को सुनिश्चित करता है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, GS3 का सिलेबस है बायोडाइवर्सिटी, यही आंसर आ रहा है। और आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उनमें आंसर यही आ रहे हैं मेंस के सिलेबस वाले। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अब की बार 2023 में यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अब आगे देखो कौन सा कथन सही है, आगे देखो, शंभु सामान्यतः, ठीक है। अब एक यहाँ पे तो बोला जनरल स्टेटमेंट, अंतर जावरे पारिस्थितिकी तंत्र की प्रबल जाती है। अभी देखो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहीं पे, यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट बोला, यहाँ पे एक्सट्रीम बोल रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन बोल रहा है, तो ये गलत है। संबंधित आरों की उत्तरजीविता सामान्यतः, अब ध्यान देख रहे हैं, जहाँ जनरल स्टेटमेंट बोला संभव की बाहुल्यता से निर्धारित होती है, ये एक्सट्रीम बोल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से देखोगे तो ये वाला स्टेटमेंट इसीलिए तो कटा था, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ, जाके अब आंसर देखोगे तो पता लगेगा कि यूपीएससी कैसे किसी क्वेश्चन माइन्यूट खेलता है वो, तो ये काम जरूर कर लेना आज जाके। अब देखो लेखन द्वारा व्यक्त होते हैं, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ से कैसे फट से आंसर आएगा। संबंधित सदा वर्ड काटो, संबंधित आरोप खटो प्रतियोगी बनी रहती है ठीक है। अब देखो पता लगा 2 या 3 में से आंसर, अब ध्यान से देखना। प्रशांत सागरीय तट के संबंधित तारे विकास क्रम के चरम पर पहुंच चुके हैं। ये तो आज तक कि भाई इकोलॉजी में अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना आप, इकोलॉजी में सक्सेशन प्रोसेस होती है। सक्सेशन प्रोसेस इन द सेंस कि वो चलता है निरंतर, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचती इकोलॉजी में, ये चीज़ याद रख लेना हमेशा, गलत बात है ये। अब देखो मैं फिर बताऊँ, अब देखो इन्वायरमेंट इकोलॉजी जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप कैसे इन पैसेज को कर पाओगे, पढ़ के भी नहीं कर पाओगे, ऐसे भी नहीं कर पाओगे। जिनके गलत हो रहे हैं पैसेज जो क्वेश्चन से कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वो नहीं है। संबंधित तारे अंतर्जावारे पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा प्रवाह के महत्वपूर्ण संगठक है। ये बात देखो कितनी अच्छी बात बोला है, तो ये आंसर है, ठीक है। अब देखो 47, कौन सी मान्यता वेद है, छोड़ो, अब देखो डायरेक्ट ध्यान से देखना। अब मैं फिर बता रहा हूँ, तीनों स्टेटमेंट बहुत रेयर चांसेज होंगे सही होंगे, फिर भी अपन तो पढ़ेंगे। मैं एक चीज़ ये ऑब्जर्व करते जाओ, नहीं निकला अभी तक एक भी क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट आंसर नहीं निकला है, ये चीज़ याद रखो। अब देखो पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं जाल जो कुंजीशीलता जाति से प्रभावित होते हैं, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, लॉयन वाला, हिरण वाला, ये सब क्या है, फूड चेन ही तो है। ये बात तो सही है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुंजीशीलता जाति की उपस्थिति जलीय पारिस्थितिक तंत्रों की एक विशिष्ट विशेषता है। अरे जलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं, ये तो कहीं पे भी पाया जाता है, नहीं। अभी देखो ये बोल दे स्पेसिफाई कर दिया, तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट गलत है। ये बोले जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ऐसा नहीं है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए नहीं होती है, ये चीज़ याद रख लेना। इस आपकी बार इसीलिए तो एलिफेंट वाला पूछा यूपीएससी में, तो ये गलत है दूसरा स्टेटमेंट, तो ऐसे भी, ठीक है, ऐसे भी कट गया था दूसरा, तो ये भी कट जाएगा मान लो। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र से कुंजीशीलता जाति को पूर्णतः हटा दिया जाए तो इससे पारिस्थितिक तंत्र बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। तो मैंने क्या एग्जांपल दिया, लायन खत्म हो गए तो सब कुछ, हिरण सारी घास खा जाएंगे, सारी इकोलॉजी की खत्म हो जाएगा, ये बात सही है। अब इसको एक्सट्रीम मत मान लेना। यहाँ पे मैंने कितनी बार बोला था, वो उस दिन मैंने ये सिखाया था आप लोगों को, साइंस वाले टॉपिक में कभी भी अपना ये नॉलेज मत लगाने लग जाना, नहीं तो परेशान हो गए। साइंस वाले टॉपिक में फिर बता रहा हूँ, उसमें पॉसिबिलिटी रहती है, ये चीज़ याद रखो। अब आ जाओ इधर, अब देखो ये आखिरी पैसेज होगा, ठीक है। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान से देखना ये चीज़, इसमें बहुत काम आएगा। जनरल आपकी अप्रोच कैसी है, अभी समाज को समझने की कैसी अप्रोच है। जब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो वैसे समाज उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करता। देखो नेगेटिव स्टेटमेंट, आप खुद ही सोचो ना। आज जैसे मान लो कि कैलाश सत्यार्थी है, इनके एग्जाम्पल लिख के रखना, मैं जब बोलते जा रहा हूँ तभी आपका दिमाग चलेगा। कैलाश सत्यार्थी है,
अब जैसे यूपी में कहीं की जगह है, वहाँ पे वो बच्चों से वो ऐसा वो काम कर रहा है, उस कढ़ाई का काम होता है वो, और उसका स्पेशलिटी है कि बच्चों के छोटे छोटे हाथों से ही हो सकता हो। तो कैलाश सत्यार्थी ने सोचो कितना बड़ा मूवमेंट किया बचपन बचाओ आंदोलन करके, तो सोचो वो किसके लिए कर रहा है, बच्चों की शिक्षा के लिए। वो क्यों किया उन्होंने कि भाई बच्चों को शिक्षा मिले, तो सोचो कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो ये फालतू की बात है ना। कैलाश सत्यार्थी जैसे आदमी है, ठीक है। मलाला यूसुफजई थी जो उनको पाकिस्तान की थी, उसको नोबेल इनका शांति पुरस्कार भी मिला था दोनों को। तो ये चीज़ ऐसे लोग तो है ही ना, तो ये तो फालतू की बात बोल रहे हैं। देश में शिक्षा का अधिकार विधि के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्या बात करो, पार्लियामेंट किस लिए बैठा है, कितना नेगेटिव स्टेटमेंट है। काटो डी आंसर। अब इनमें कुछ भी नहीं सोचना, ये जस्ट द बेसिक नॉलेज। अब देखो ये ध्यान से समझना है यहाँ पे लेखांश के अनुसार। अब देखो ये तो कोई काम का नहीं, पर ये काम की लाइन है, इससे अपन आंसर निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना। बालिकाओं के शिक्षा प्राप्त करने में परंपरागत बाधाएं क्या है। अब देखो बात ट्रेडिशनल बाधाओं की बात कर दी है, बस स्वाभाविक सी बात है। जो अब पुराने ज़माने में क्या था, महिलाओं का सक्षम समझा जाता था, रीजन वो था, रूढ़िवादी सोच थी, समाज में बालिकाओं की भूमिका विषय में रूढ़िवादी सोच। ये तो आएगा भाई आंसर, काटो इसको, ठीक है। बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता की पूर्वक है, बोला जाता है ना कि महिलाओं की बुद्धि वो एडी में होती है। तो इस टाइप के जो जनरल स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये ट्रेडिशनल है ना। अपन भी कहाँ से सुनते आ रहे हैं दादा दादी से, वो दादा दादी वैसे चलते, तो ये सब है ही, ठीक है। अब मैंने एक ट्रिक बताई थी, चारों कभी सही हो गए ना, आंसर पहुँच गए। शिक्षा का अनुपयुक्त प्रणाली उस टाइम में जो वुमेन के लिए सेफ्टी नहीं थी, आज भी अगर जाओगे तो वुमेन के लिए जैसे मान लो कि बाथरूम नहीं होते हैं सेपरेट, ठीक है, ये चीज़ें हैं, और उस टाइम भी ये चीज़ें दिक्कतें थी। तो जब तक यही सारी चीज़ें ट्रेडिशनल बाधाएं हैं, तो ये तो आएगा, आंसर तो पहुंच चुके हो अपन, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्यों गलत है, ये चीज़ समझो। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थ है। क्या बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये किस लिए बने हुए हैं। राइट टू एजुकेशन आ चुका है, एक एक्ट है। ये तो अभी अगर प्रॉब्लम है तो ये उसमें कुछ बैरियर हो सकते हैं, वो परंपरागत बाधाएं नहीं है, ये अभी न्यू जो है मान लो कि प्रेजेंट टाइम की प्रॉब्लम, ना कि ट्रेडिशनल बाधाएं नहीं है। तो 2 3 4 आंसर। अब देखो लिखा हमने, ये छोड़ो, डायरेक्ट सही होना चाहिए बस। अभी देखो शिक्षा का विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। क्या बात कर रहे हो, आर्टिकल 21A। अब इसमें दिमाग मत लगाना जाना कि पैसेज में दिया नहीं। अरे भाई सीधी सी बात है, मैं फिर बता रहा हूँ, पैसेज जो दिया रहता है वो जो आप पढ़ते हो वही पैसेज, जैसे वाला आर्टिकल आ गया वहाँ से उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग चीज़ दे देगा वो, ये कभी दिमाग मत लगाने लग जाना। अब देखो सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली को विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली समान बनाना। ये क्या बात बोल रहे हो, ये तो यही हो गया कि अंग्रेज मतलब कि अमेरिका में पढ़ा लिखा के बंदर पैदा किए जा रहे हैं। मतलब संभाई सी बात है, वहाँ पे जैसे इंडियन एजुकेशन में क्या बोला जाता है कि एथिकल वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, तो अपन उनके समान बनेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ये इस टाइप के वर्ड GS में भी आते हैं, तो थोड़ा सा भी सेंस लगाया करो, क्योंकि संभाई बात है, हर कंट्री की डिमांड अलग होती है, हर देश की परिस्थितियाँ अलग होती है। अपन जैसे मान लो कि USA के समान यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को नहीं लागू कर सकते। USA समान, जैसे USA में तो ऐसा होता है कि बंदूक वाला, वहाँ बच्चे भी बंदूक लेके जाते हैं स्कूल में, तो ये कर सकते हैं क्या अपन? नो नेवर। तो अपने को पता, अपने समाज की जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। तो इस टाइम मैं फिर बता रहा हूँ, ये लॉजिक जो कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग ऐसा सोच रहे हो क्यों गलत होते हैं, मैं रीज़न बता रहा हूँ। आप लोगों को जब तक वाइड नॉलेज नहीं होगा चीज़ों को समझने का, समाज को समझने का, आप अगर मान लो कि जिनके, मैं फिर बता रहा हूँ, जो पैसे जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं उन्हीं के सही होंगे जिनका वाइड नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग जिनकी अच्छी है, जो मतलब चीज़ों को देख के समझने में ऑब्जर्वेशन पावर जिनकी अच्छी है। आप हिस्ट्री का नॉलेज भी यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हो, प्रेजेंट टाइम का नॉलेज यूज़ कर पा रहे हो, तभी सही कर पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं होंगे सही। मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मूल संदेश व्यक्त करता है, मूल संदेश की बात आ गई तो मैसेज क्या है। देखो यहाँ पे बालिकाओं के बारे में देखा अपन ने, यहाँ पे एजुकेशन के बारे में देखा, पहले वाले में एजुकेशन के बारे में देखा, तो इतना तो पता लग गया मूल संदेश, ठीक है। भारत ने घोषणा कर दी है कि देश के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। ये तो फालतू की बात है, मैं फिर बता रहा हूँ, नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई मतलब नहीं, ये कोई मैसेज नहीं दे रहा ना। वैसे समाज शिक्षा के अधिकारों को कार्यान्वयन करने इच्छुक ही नहीं है, ये तो नेगेटिव बात है। नोट वाले स्टेटमेंट याद रख लेना। शिक्षा के अधिकार की विशेषकर बालिकाओं हेतु सुरक्षा करना आवश्यक है, हाँ ये बात तो सही है, ठीक है। अपन आगे और देखते हैं। शिक्षा प्रणाली शिक्षा के अधिकार के मुद्दे के प्रति उन्मुख होना चाहिए, फालतू की बात बोल रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट मैसेज वाली बात ये है कि हाँ क्योंकि महिलाएं देखोगे तो आज भी अगर आप लिटरेसी रेट में जाके देखो, महिलाएं पिछड़ी हुई है, तो ज़रूरत है ना महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत विशेष प्रोविज़न करने के लिए। इसीलिए बहुत सारी बाल समृद्धि योजना इस टाइप की, या जैसे MP में भी स्कीम चल रही है, लाडो करके ऐसे कोई स्कीम है, उसमें महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है।
अभी देखो ध्यान से देखना, निष्कर्ष मैं फिर बार बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए, सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि जो पीछे जो क्वेश्चन है उसी से ही आप निकाल पाओगे। देखो, समाज बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के प्रति एक दुराग्रह पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ये तो प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, ये तो प्रॉब्लम है, तो ये नहीं। बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष हेतु वैसे भरोसा ही नहीं किया जा सकता, नेगेटिव स्टेटमेंट काट दो ये तो। बच्चों की शिक्षा दिलाने हेतु कानूनी लड़ाई बहुत ही लंबा निषेधक होती है, तो नेगेटिव बात बोल रहा है। बाल्यावस्था में प्राप्त होने वाली शिक्षा का कोई भी पर्याप्त प्रतिस्थापन नहीं, ये बात तो सही है। अगर सोचो कि चाइल्ड एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन अगर नहीं रही तो फिर क्या ही मतलब है, एजुकेशन खत्म ही हो जाएगा। तो उसको तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और आई थिंक सब कंप्लीट हो गया अब, ठीक है। तो ये 2011 पेपर कंप्लीट हो गया। अब मैं फिर बता रहा हूँ, इसका काम कर लेना, ये क्वेश्चन एक बार खुद से भी देख लेना, ये तो ऐसा कुछ है नहीं, अरे आते भी नहीं है आजकल, क्योंकि इसका वो रीज़न ये है ना कि आजकल इनको केस स्टडी में डाल दिया गया, ठीक है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, उधर एक 2022 का बनाना कल जाके सब लोग, ठीक है। तो एक तो वो काम करना कि 2022 कौन सा, नो कोई नहीं है, कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो 2022 का कल जाके सोल्व करोगे खुद से, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, 2011 जो मैंने सोल्व करा है, तो आप पैसेज पढ़ोगे और पैसेज में जाके आंसर खोजोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, काम कर लो, जिसको 27 में से अगर 22 से लेके 25 सही करने हैं ना, 22 से 25, तो उसके लिए काम करना शुरू कर देना, नहीं होंगे नहीं तो मैं फिर बता, अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ 15 से ज़्यादा सही नहीं होंगे। तो ये काम जो मैं बता रहा हूँ कर लेना, ठीक है। और जो मैंने कल जो लास्ट वाले जो क्वेश्चन है, तो ये नहीं, ये क्या है, बातें भी नहीं है पहले, ठीक है। तो कल जो मैंने टॉपिक दिए था ऑलरेडी जीएस का, वही करना है, उस पर उसका काम करो, और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, कल करके लाना। 2022 तो वो करना है, सीसेट का कंपैरिजन करना है, इधर 2011 के इनका आंसर करना है, नहीं 11 के तो आंसर करना है, लेकिन 22 का भी करना है ना। हाँ चलो ठीक है। तो फिर किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन में, आपने नहीं करा क्या? कोई नगीना, काजल, पूजा, आपको समझ आया? नहीं सर। हेलो। हाँ बोलो जितेंद्र। हाँ हेलो सर, बहुत बहुत कैसा लगा आपको क्लास? धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा पढ़कर। आपसे गाइडेंस लेना था। हाँ आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। एक गाइडेंस लेना है कि हमें समय का अभाव रहता है, जो कि जॉब में रहते हैं, और जो कॉम्प्रिहेंशन का जो लहजा है, जो तरीका, वो समझने के रूप में हम लोग कहीं ना कहीं देखते भी है, क्योंकि डीएम सर माइंड में और वो चीजों को प्रैक्टिकल रूप से हम लोग देखते हैं, लेकिन उस हमें समय का अभाव रहता है। तो उस समय के अभाव को कैसे अपने लक्ष्य में संलिप्त किया जाए, उसके लिए अगर कोई मार्गदर्शन है तो ये जो क्लास हो रही है उसी सेंस में तो हो रही है ना डायरेक्ट। और ये मैं बता रहा हूँ, दैट्स द वे, द स्मार्ट वे, और यही अप्रोच है। नहीं तो गधा मजदूरी वाली तो अप्रोच बहुत का है, उससे वो मैं लिख के दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। इस अप्रोच से पिछली बार मेरे स्टूडेंट ने 25 क्वेश्चन मिनिमम 20 से लेकर 25 के बीच में सही किए हैं कंप्रेंशन, ठीक है। तो ये अप्रोच ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी यूज किया हुआ है एग्जाम में। और आप भरोसा करो, अभी तो 2011 है, आप खुद से करोगे, देखोगे जो मैंने अप्लाई किए हैं कॉन्सेप्ट, वो आप खुद से अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन सोल्व होंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ ना। तो आप करोगे, और यही सबसे बेस्ट वे है। और ये सबसे, अगर आप पढ़ के पैसेज करोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी आप 1.5 घंटा टाइम लगता है, आप खुद करके देख लेना। और उसमें एक्यूरेसी में गारंटी साथ बता रहा हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं कर पाओगे, आप करके देख लेना आप ही। तो बेस्ट वे है ये कि आप क्वेश्चन से ही आंसर निकालने की अप्रोच। इसमें पैसेज पढ़ने की, जहाँ तक मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा, बहुत रेयर चांसेज होगा कि पैसेज पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। पढ़ने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ऐसे नहीं पूरा पैसेज पढ़ रहे हैं। बच्चों की गलतियाँ मैंने देखी कि 2-2, 3-3 बार पैसेज पढ़ने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी सही नहीं कर पाते हैं। तो इस अप्रोच से जाओगे तो ये है कि पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप आंसर तक पहुँचोगे, टाइम कम में पहुँचोगे, ठीक है। यस चलो ठीक है, और किसी को कोई पूछना है? क्लास को वाइंड अप करते हैं फिर यहीं पे, ठीक है। तो मैंने काम जो बोला वो कर लेना, ठीक है।